लीजिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो एक बार आप नहीं नहीं बता। ठीक है, तो सब लोग जिन को थोड़ा सा आप लोग वो म्यूट रखें एक बार। सर आप ही देखो म्यूट कर दीजिए सबको। हेलो। मैं सबको म्यूट कर दूंगा तो फिर ऐसा लगता है मैंने कर दिया। चलो देखो थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है ना। आप लोग अब मतलब टाइम आ गया है कि आप दिवाली कंप्लीट करके सारी चीजों को कंप्लीट करके अब आप जुट जाओ, है ना। जो वर्किंग है वो जॉब से छुट्टी लेने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 25 को राजस्थान में इलेक्शन भी हो जाएंगे, तो जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी है वो भी फ्री हो जाएंगे। तो अब आप थोड़ा सा गियर अप करो चीजों को, है ना। जो भी है आपकी जो भी पेंडेंसी चल रही है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। अब देखो दो तीन सजेशन है। श्रेष्ठ सर भी शायद लाइन पे, श्रेष्ठ सर है क्या लाइन पे? अभी नहीं है एक्चुअली, ही इज ट्रेवलिंग। स्वीप का प्रभारी बनाया हुआ है उनको, तो वो मतदान, ठीक है, वो भी अभी आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग अब अर्जेंसी शो करने की जरूरत है। तो देखो दो तीन चीजों पे ध्यान दो। एक तो पहले हम अपने इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या चल रहा है। देखो पेपर 4 में फर्स्ट जो बैच था उसने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया है। पेपर 4 के फर्स्ट बैच में जिन जिन के जो जो भी पेपर पेंडिंग है ना, आप लोग अब लिखो, है ना। अब बहुत ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है। आप सोचो कि मैं पढ़ के ही लिखूंगा तो कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि पेपर 4 भी अब नहीं लिखोगे ना तो राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल छूट जाएगी, ठीक है। तो ग्रामर का जो पोर्शन व्याकरण का है वो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहो और लिखने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने आज सोच लिया कि आज मुझे पेपर 4 लिखना है, तो चार पांच आपके वो हैं प्रारूप, उनको जल्दी जल्दी देख लिया और बस पेपर 4 लिखना शुरू कर दिया। उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि आपको प्लान करके ही उतरना है, ठीक है। अपने किस तरह से निबंध पैराग्राफ के लिए हमने एक सेशन रखा था, उससे आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो, है ना। इस तरह से आप एक या दो सेशन हो चुके हैं अपने उसमें, तो थोड़ा सा आप उसमें उससे हेल्प लेते हुए आगे बढ़ो। तो सर पेपर ये 4 आप लोग कंप्लीट करो। जो सेकंड बैच है, बोलो सर ये पेपर 4 का सेकंड बैच भी बोलो स्टार्ट होगा बोलो। अभी? सेकंड बैच एक चल रहा है, एक और प्लान है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्या दिक्कत है, हम इवेल्यूएशन में नहीं, मतलब बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, तो आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा क्रिएट सर कर नहीं एक्चुअली पाते। ग्रामर वाला बोलो। पार्ट तो हो जाएगा खुद से, लेकिन जो कंपोजिशन वाला जो पार्ट है हाँ हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल। में, उसमें प्रॉब्लम आ रही है सर कि निबंध कैसे शुरू करना चाहिए और देखो प्रिसीजन पर ये सब तो लगवाना चाहिए। आएंगी सुधीर। इसका सॉल्यूशन ये है, खुद से पूछो आपने कितनी बार लिख के देखी चीजें, है ना। हम्म। तैयारी सिर्फ इसे नहीं कहते कि हमने मतलब कहीं से निबंध पढ़ निकाले और पैराग्राफ निकाले और पढ़ने लग गए, ठीक है। हम्म। आप खुद से करोगे ना तो हो जाएगा। ओके, तो ये रखो। और पेपर 2 का जो बैच सेकंड बैच चल रहा है पेपर 4 का, उसमें भी आधे से ज्यादा चीजें कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग भी एक बार थोड़ा सा स्पीड पकड़ो। अब बात रही अपनी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स को हमने थोड़ा शुरू में स्लो भी रखा था, उसका रीजन था कि पेपर 4 पे ज्यादा फोकस रखना है ना। तो उसमें अभी 4 पेपर हो चुके हैं। एक पेपर आज का प्लान था लेकिन आज सेशन के कारण नहीं कर पाएंगे, तो कल मॉर्निंग में उस पेपर को फ्लोट करेंगे। आप लोग एज वेन टाइम रिक्वायर्ड, आप जैसे जैसे आपको टाइम मिले उसको कंप्लीट करना। फिर हम 19 से, है ना, 19 तो कल हो जाएगी, 20 से जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे। ओके, तो इसमें किसी के कोई डाउट्स हो? एनीवन? सर ये जो शेड्यूल दिया है आपने अपने एमपीपी का, सर इसमें हम्म। मतलब इफेक्टिवली पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा एक बार अच्छे से? हाँ एक बार तो कर ही रहे हैं, जिस तरह जी से सर। प्लान किया उसमें तो सारी सर ये चीजें जो हैं। जो छोटे वाले सब्जेक्ट है सर, इनका एक बीच में एक और टेस्ट हो सकता है क्या? ये तो नहीं स्टार्टिंग है में ना हो गया अभी, था उस टाइम। नहीं नहीं अभी भी है, आप देखना, आप अपने सर उसमें लास्ट में है प्लान वो में थोड़ा। देखना। नहीं नहीं लास्ट में नहीं है, मिड में है, आप चेक करो। अभी उसका पूरा रिवीजन टेस्ट है, एक मिड में है। अगले वीक ही तो आएगा रिवीजन पूरा। हाँ अभी इसके बाद में रिवीजन 2 का ही प्लान है, मतलब श्रेष्ठ सेशन शुरू हो गया है। हेलो। तो हाँ वो मिड में ही है प्लान सर उसका, ठीक है। हेलो। सर हाँ मैंने अभी क्या टेस्ट पेपर अभी लिखना चालू किया है, तो पहले जो टेस्ट हो चुके हैं लाइव उनमें नहीं दिया था, अभी दिया है, तो लिख उसका सर सकते हो, लिख सकते इवेलुएशन नहीं हो पा रहा है।
हाँ हाँ, क्यों नहीं हो पा रहा है, होगा। मतलब अच्छा आप एक आप मैंने 11 तारीख को दिया था, उसका अभी तक नहीं हुआ है, वो इनिशिएट नहीं हुआ अभी। एक वो तो थोड़ा दिवाली के कारण हुआ है। अच्छा। चीज और क्या करो, आप जब लेट सबमिट कर रहे हो ना तो एक एडमिन पे हाँ मैसेज ड्रॉप कर दिया करो कि पेपर 11th का पेपर मैंने इस दिन सबमिट किया है ना, थोड़ा सा ये इन्फॉर्म कर दिया करो। हम ओके सर। प्रोसेस में है, ठीक है, ठीक है नॉलेज में सर। है, आप फिर भी एक बार इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है। ओके सर। हम देखो जितनी स्पीडली हो सक रहे हैं उतना चेक कर रहे हैं, और हम लोग ही चेक कर रहे हैं, मतलब मोस्टली हेलो कॉपीज। हेलो एवरीवन। हाँ, सुरेश सर भी हैं लाइन पे। Congratulations, हेलो sir. सर। सर मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और बताओ। Congratulations, सर। हाँ, सुरेश सर अब आपको इनको श्रेष्ठ बनाना है। हम तो पहले से ही कोशिश कर रहे हैं, ये तो आज चेहरा आज दिखा है, लेकिन हम तो 1.5 साल से कर रहे हैं, इनके साथ लगे हुए हैं, है ना। और जी सर। है ना। और मैं थोड़ा सा आपको वो बता देता हूँ कि थोड़ा सा जैसे मैं 2016 बैच में था, रोहित सर के साथ हमने एक साथ ट्रेनिंग करी है ओटीएस में, है ना। मैं अभी एम्प्लॉयमेंट सर्विस में था, मेरी उस समय रैंक, हाँ पहले मैं स्टेट सर्विसेज में ही था, अभी मेरी रैंक इम्प्रूव हुई है 45, ठीक है। नहीं, आरएएस से पहले भी थे सर किस सर्विस में? मैं उससे पहले मैं इनकम टैक्स में था, ठीक है ना। मैं इनकम टैक्स में 3 साल रहा है, और अभी करंटली मैं अभी अलवर में ही जॉब कर रहा हूँ, और एज एन डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हूँ। और 2021 का जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें मेरी 45 रैंक है। तो ये तो थोड़ा सा मेरा ब्रीफ परिचय हो गया। मेरी आवाज़ तो आप लोगों ने सबने सुनी होगी, मैंने मेंटरशिप कॉल भी करी है कई लोगों को, कई लोग मुझे जानते भी होंगे, और मैंने कई लोगों बहुत लोगों की कॉपियाँ चेक करी है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने सबकी कॉपी चेक करी है, क्योंकि इवेल्युएशन से लेकर और जो आपका कंटेंट डेवलपमेंट का काम था वो सारा मैं और रोहित सर ही दोनों करते हैं, बेसिकली हम दोनों ही देखते हैं। और 1.5 साल से हम आप सब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो चीज़ हम बताते हैं वो प्रैक्टिकली आज प्रूव भी हो गई कि जो चीज़ हम बताते हैं कि जैसे किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है, रैंक कैसे इम्प्रूव करनी है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हम आपको बताते हैं, तो कई बार ऐसा लगता होगा थ्योरेटिकल है, कई चीज़ें शायद मतलब उसको रियलाइज नहीं किया जा सकता, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। बट मैंने मतलब जो मेरा रिजल्ट है वो उसी की देन है। मैंने इस हिसाब से तैयारी नहीं करी थी कि मुझे मतलब ये रैंक ही लानी है, ऐसा कुछ करना है। बट पहले जो हम तैयारी करते थे, मैं यूपीएससी की उसमें कर रहा था, पहले जो तैयारी में कर रहा था यूपीएससी की आड़ में कर रहे थे कि हमारा प्राइम फोकस यूपीएससी था। लेकिन इस बार पहली बार हमने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करी, मैंने स्ट्रेटेजी चेंज करके जो मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 साल से, वही मैंने इंप्लीमेंट करी, और उसी का फल है कि आज मेरी 45 रैंक है, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ अगर हमारी डायरेक्शंस को फॉलो करते रहेंगे और हमारे साथ ऑनेस्टी से बने रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से आपको भी वही सफलता मिलेगी। तो आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इन लास्ट हेलो। 2 महीने में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? लास्ट 2 महीने की स्ट्रेटेजी यार, हम वही कह रहे हैं, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जैसे रोहित सर के साथ हमने एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि स्मार्ट स्टडी जैसे इसका जेनेसिस क्या है। मैं रोहित सर के साथ जैसे मिला तो हमने लास्ट अटेम्प्ट जो था यूपीएससी का, हमने एक साथ तैयारी करी, तो हमने कई चीजें रियलाइज करी कि हम पहले बहुत सारी मिस्टेक्स करते आ रहे थे जो बड़ी कोचिंग्स बता नहीं पाती है ना। वो मतलब एक होती है ना भेड़ चाल में, जो हम वो चीजें बता रहे थे हम वही चीजें कर रहे थे। पर हम एक साथ मिले, जब हमने एक साथ तैयारी करी तो हमें कई सारी चीजें देखने को मिली, जैसे कीवर्ड्स का क्या रोल होता है, जैसे एसडीजीज की हम बात करते हैं, या प्रीएम्बल की हम बात करते हैं, कीवर्ड्स की हम बात करते हैं, आंसर राइटिंग की हम बात करते हैं, तो क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, एस्से राइटिंग में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। इन पे हमने बहुत ज्यादा फोकस किया और हमने बहुत रियली इंप्रूव किया था उस अटेम्प्ट में। तो वही चीज हमने आइडिया लगाया कि क्यों ना हम ये चीज भी लोगों को बताएं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिन लोगों को शायद वो मेंटरशिप नहीं मिल पाती या वो एक एडुकेट गाइडेंस नहीं मिल पाती, उस हिसाब से वो करें। अब रही लास्ट 2 महीने की बात, तो 2 महीने में देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हर जो सिलेबस का आपका टॉपिक है, जो कीवर्ड है, उस पे आपको एटलीस्ट इतना आपके पास कंटेंट होना चाहिए, एडुकेट कंटेंट, कि आप 100 वर्ड्स का आंसर लिख सकें। दूसरा, आपकी जो कीवर्ड्स की जो वोकैब है बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो कीवर्ड्स पे फोकस करें, शॉर्ट नोट्स बना लें,
लास्ट मंथ तो आपका एक्सट्रीम रट्टाफिकेशन में जाना चाहिए। अब और दिसंबर का जो मंथ है उसमें आप ये कोशिश करो कि आप हिंदी इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से एक बार और रिवाइज करो। पेपर 4 को टारगेट करते हुए चलो। पेपर 4 आपकी एक हम पहले से ही एम्फेसिस करते आ रहे हैं कि पेपर 4 ही आपको एक नैया पार लगाएगा। पहले अटेम्प्ट्स में ये गलती कर रहा था कि पेपर 4 में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, मेरा स्कोर उसमें बहुत ही मीडियोकर आता था, 80 और 81 82 के अराउंड स्कोर रहता था उसमें। बट लेटर ऑन मैंने उसमें रियलाइज करा कि इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं मार्क्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने पेपर 4 के लिए स्पेशली जैसे ग्रामर को बहुत अच्छे से रटा। दूसरा, मैंने जो कंपोजिशन वाला पार्ट है उसमें इंग्लिश वाला कंपोजिशन पार्ट पे भी मैंने पहले एक ओवर कॉन्फिडेंस में जाता था कि भाई वहीं जाके लिख लूंगा, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद में मेरे स्कोर अब तो आएंगे तब पता चलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद उसी एक स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई उसी की वजह से ये रैंक इंप्रूवमेंट हुआ। सर एक बार ये बताएं। हाँ सर, मैं इसमें बताता हूँ कि जैसे हमें कुछ सिलेबस अभी हमारा रह रहा है, तो पहले सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करना चाहिए क्या? एक मिनट, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, एक बार मैं हेलो, हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारा सिलेबस रह रहा है तो पहले सिलेबस को कवर करने पे ध्यान देना चाहिए क्या? नहीं, तो बाकी जैसे सिलेबस तो कवर करना ही है, साथ में आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप डेली आंसर राइटिंग की तो आप करें। जैसे 10 मार्कर का जो आंसर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 मार्कर और 5 मार्कर में फिर भी आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इतनी महत्व नहीं रखती, लेकिन 10 मार्कर पे आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आप प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करें, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर को, कंटेंट को, कंटेक्स्ट को, इसको बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो डेली अगर आपको एक आंसर लिखते हो, आपको पता मतलब कितना टाइम लगता है, मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक 10 मार्कर को लिखने में कितना टाइम लगता है, अमूमन कितना टाइम लगेगा? सर एग्जाम में 10 मिनट, 10-15 मिनट मैक्सिमम। 10-15 मिनट भी आप ज्यादा बोल रहे हो, 10-15 मिनट चलो, तो अगर आपने डेली का हाफ एन आवर भी दे लिया तो हाफ एन आवर में आप 3 आंसर तो लिख ही सकते हो डेली बेसिस पे, ठीक है। तो अगर आप आंसर को डेली बेसिस पे फोकस करते रहोगे, आंसर राइटिंग भी करोगे और एट द सेम टाइम सिलेबस भी कवर करते रहोगे, पेपर 4 पे एक्सट्रीम फोकस रखोगे, तो आपका तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके सर। छोटे सब्जेक्ट्स के लिए मैं सर आप म्यूट हो गए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। श्रेष्ठ, हेलो हेलो, हाँ। अच्छा, आप सभी लोग अपना क्वेश्चन करने के बाद में थोड़ा सा म्यूट कर लें, बहुत डिस्टरबेंस है इसमें। थोड़ा सा चीजों को एक सेकंड। अच्छा, जो श्रेष्ठ सर ने अभी बताया ना, उसको मैं यदि समराइज करूँ ना, तो आप देखो, जैसे किसी ने क्वेश्चन किया कि सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है, कवर करना है ना, तो सिलेबस देखो, सिलेबस तो कवर करना है, बट आप बात समझो, सिलेबस कवर करने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन आपका मार्क्स लेके आने से होगा, है ना। तो थोड़ा सा सिलेबस कवर करते समय भी ये देखो कि ऐसा तो नहीं हम सिलेबस कवर करने के नाम पे किसी टीचर की निकाल के 3-3 घंटे की वीडियोस देख रहे हैं, जो हम थोड़ी सी पॉइंट्स में काम कर सकते थे। सेशन ने बोला ना, जैसे आपने कोई पॉइंट टॉपिक निकाला सिलेबस में से, उस टॉपिक के आपने बस थोड़ा सा देखा कि यार इसमें 10-15 क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ, दैट्स ऑल। क्या क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या डायमेंशंस हो सकती है ना, कुछ यूनिक डायमेंशंस, कुछ एग्जांपल्स, इस तरह की कोई चीजों को आप नोट करने की कोशिश करो, ना कि पूरा उसमें आप डीप में जा के सिलेबस को देखो, ठीक है। जैसे आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स देखो या किसी कोचिंग के नोट देखो ना, तो उन्होंने छोटे छोटे टॉपिक में भी 8-8, 10-10 पेजेस के नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत डीप में जाके बात की हुई है। अब आप खुद भी पढ़ने के बाद लगता होगा कि यार क्या पढ़ा है मैंने, मतलब खुद भी आपको नहीं समझ में आया कि कर क्या लिया मैंने, मतलब पिछले 2 घंटे से क्या पढ़ा है, क्या होगा इसका, क्या इंप्लीमेंट करूंगा, कैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा, इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। पॉइंटर्स देखो कि कहाँ क्या लिखा जा सकता है, क्या नहीं लिखा जा सकता। जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यूनिवर्सलाइज चीजों को ढूंढने की कोशिश करो कि ऐसी कौन कौन सी चीज है जो सब जगह अप्लाई हो रही है। जैसे बात करें सोशियोलॉजी में, तो सोशियोलॉजी में मैं क्या लिखूंगा, तो आपको एक पता होना चाहिए
ये अच्छा ये 5-6 सोशियोलॉजिस्ट के नाम है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मेरे सिलेबस में कीवर्ड्स हैं, और इन कीवर्ड्स के अंदर ये सब कीवर्ड्स हैं, इसके अंदर और ये चीजें हैं, दैट्स ऑल। उतने में आपका काम हो जाएगा। तो पेपर में जो 70-80% पेपर आता है ना, जो सब लोगों के लिए होता है, उस पेपर पे ज्यादा फोकस करो, ना कि वो 20% के लिए जो बिल्कुल स्पेसिफिक है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा उन चीजों पे श्रेष्ठ सर, आपने किस कोचिंग के नोट्स पढ़े थे? हेलो सर शायद जुड़े हुए नहीं है। यस, देखो मैं खुद एग्जाम, मतलब मैं बताऊं आपको, कोई भी कोचिंग नोट्स पढ़ने की आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जहां से आपको जस्ट रेफरेंस चाहिए ना, कि यार ये सब्जेक्ट मेरे को कहीं दिख नहीं रहा, उसका थोड़ा बहुत आपने कहीं रेफरेंस देख लिया, तो उसके लिए जरूरी नहीं है आपके पास पूरे कोचिंग के नोट्स हो या इस तरह से कोई चीजें हो। ठीक है, तो कुल मिला के आपका फोकस होना चाहिए अपना मार्क्स लेके आने पे, कि आपको नंबर चाहिए, नंबर सर आपको दोबारा। हेलो, सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ ललित। सर जैसे कई बार मैंने ना ज्यादा नोट गूगल से बना रखे हैं, जैसे खासकर जो छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया, बहुत ऑडिट, अकाउंटिंग हो गया। बहुत अच्छी तो बात, सर यस। तो सर जैसे मान लो मैंने वहां लिखा, फिर मैं कई कोचिंग्स के नोट्स देखता हूँ तो उनमें अलग डेफिनेशंस होती है, या मिलता जुलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल थोड़ा कई बार डिफरेंट भी मिल जाता है। तो उसमें मार्क्स मिलेंगे मुझे गूगल वाले जो आंसर्स होते हैं उसमें? अरे एक बात बताओ, वो चेक करने वाले कोचिंग के नोट से थोड़ी चेक कर रहे हैं, है ना। तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो, आप क्या है, उस माहौल को देखते हो ना, तो आपको खुद के ऊपर सेल्फ डाउट होने लग जाता है बिल्कुल ना। बिल्कुल सर। तो अच्छा, इस बार देखो रैंक जिनकी आई है ना, वो बच्चे नहीं है जो जयपुर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, है ना। वो ऐसे हैं ज्यादातर जो दूर दूर रह रह के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सर मैं है एक क्या ऐड नहीं, करना चाहता एक हूँ। ऐसे नहीं है जो एक माहौल में बैठे हुए हैं वहीं पे रह के तैयारी कर रहे हैं। सब अपने अपने लेवल पे अपने अपने माइंडसेट से तैयारी कर रहे हैं, और उसका ज्यादा बेनिफिट मिलता मैं यहाँ एक है ना। चीज ऐड करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। कोई भी टॉपिक है, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीईआरटी, आरबीएससी, और फिर आपका एनआईओ और इग्नू होना चाहिए। अगर आपका एनसीईआरटी और सीबीएसई पे नहीं मिलता है, गूगल से आंसर नहीं चेक होंगे, नंबर नहीं आने वाले, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। प्लीज गूगल की एनसीईआरटी आरबीएससी पे ही फोकस रखना, और फिर गूगल के अगर उसमें आप मटेरियल नहीं मिलता तो इग्नू का और एनओएस का आप देख सकते हैं। देखो, गूगल का मतलब यही है, जैसे गूगल का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको सर्च करना है, लेट्स अज्यूम ओनरशिप की डेफिनेशन, स्वामित्व की परिभाषा। जैसे आपको कोई भी चीज सर्च करनी हो ना, तो आप गूगल पे सर्च भी इस तरह से किया करो, जैसे हमने पहले भी आपको बोला हुआ है, सर्च किया करो आप। सुरेश सर ने तो कई बार ये बोला है आपको, जैसे कोई भी पॉइंट सर्च कर रहे हो, संस्कृताइजेशन, और उसके आगे लिखो आप एनसीईआरटी, इग्नू, है ना, इस तरह के कीवर्ड्स डालो उसमें गूगल सर्च करते समय। आप ऐसा नहीं कर सकते कि संस्कृताइजेशन की डेफिनेशन देख रहे हो और किसी कोरा में सम XYZ पर्सन कुछ कह रहा है, उसके बारे में नोट्स लिख रहे हो। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप गूगल में भी स्पेसिफिक रहो क्या सर्च कर रहे हो आप। ओके, श्रेष्ठ सर। हाँ हाँ रोहित सर बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कौन सी कोचिंग के नोट्स फॉलो किए थे पढ़ाई में? नहीं, मैंने ऐसा देखो कोई भी कोचिंग के नोट्स फॉलो नहीं करे थे। अगर मैं आपको बात करूं सब्जेक्ट वाइज बताऊं, जैसे सोशियोलॉजी है तो ये मैंने एनसीईआरटी से जो जो बेसिक चीजें मिल जाती थी वहां से ले लेता था, कुछ चीजें आरबीएससी से ले लेता था, तो वहां से एक टॉपिक लिख लेता था। ठीक है, दूसरा जैसे मैनेजमेंट है पूरा मुझे एनसीईआरटी में मिल गया था, अकाउंटेंसी मुझे मोटा मोटा सारा एनसीईआरटी में मिल गया था, एथिक्स मैंने फॉलो किया था जो मेरे यूपीएससी के थोड़े बहुत नोट्स थे उससे, और दूसरा मैंने उसको फॉलो किया था एक अतुल गर्ग के जो हमने नोट्स शेयर किए हैं देखो वहां से मैंने पढ़ा था। सर तो वो एक दो ही सेकंड होल्ड सोर्स। करता हूँ मैं। हमने जो एथिक्स में किया था ना, पिछले सेशन में, सभी को याद है? जी सर। हमने अप्रोचेज पढ़ी थी, गांधीयन एथिक्स पढ़ा था, और एग्जांपल्स पढ़े थे। तो सेम चीज आई थिंक सुरेश सर के पास भी उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा एथिक्स में, हाँ मतलब नहीं वही नहीं। लिख के आए हो, मतलब वही सब चीजें थी बस, दैट्स ऑल। अच्छा, ये सारी चीजें आपको भी फील हो रहा होगा क्लास के टाइम भी, ये डिफरेंट है कोचिंग्स के कंपैरिजन में, है ना। कोचिंग्स में जो बुक में है ना, वो बिल्कुल थ्योरेटिकल चीजें हैं, और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम लिख रहे हैं। सुरेश सर एक बार अच्छा थोड़ा एथिक्स पर। मैं आपको थोड़ा सा ही बताता हूँ। जैसे एथिक्स है, सपोज करो एथिक्स है, तो एथिक्स में हमने क्या किया कि जो अतुल गर्ग की जो बुक थी वहां से मैंने नोट्स लिए,
और उसमें से थोड़ा छोटी छोटी चीजें उठा ली। और कुछ एक चीजें मेरे को टॉपिक जैसे रित है, ऋण है, तो मैंने रित और ऋण के आगे यूपीएससी करके डाल देता था। किसी भी टॉपिक को सर्च करना होता था और उसमें से कोई वैल्यू एडेड मटेरियल अगर मुझे मिल जाता था तो वो मैं नोट्स में डाल देता। जैसे ऋण है या रित है तो रित में जैसे केंद्रस्थम केंद्रम हो गया, सेंटर ऑफ सेंटर हो गया, ट्रुथ अमंग ट्रुथ हो गया। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते थे मुझे अगर मिल जाते थे, जैसे मुझे एक को याद है कि मैंने कोई भी एक टॉपिक डाला था एनसीईआरटी, मुझे कुछ अच्छा सा एक उसका कोटेशन मिल गई थी, वो मैंने उतार ली थी। तो मुझे ये था कि ये एग्जाम में ये वैल्यू एडेड जो चीज है ये मेरे को यूज करके आनी है, ये मेरे आंसर को डिफरेंट बनाएगी। देखो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि सब लोग इतना तैयारी कर रहे हैं, अब सब लोगों की तैयारी उस लेवल तक होती है कि हमें उसको बीट करना है, तभी जाके हमें कुछ अच्छी रैंक मिलेगी, रिलेटिवली हमें उनसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छे कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ और अच्छी कोटेशंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ, अच्छी केस स्टडीज को कोट कर सकता हूँ। ये मुझे कहाँ से मिलेगी, ये एक बेसिक सोर्स होता था, या फिर मैं एक टॉपिक को सर्च मारता था, उस पे एनसीईआरटी लिखता था, एनआईओएस लिखता था, उसके बाद मुझे कुछ चीजें मिल जाती, या फिर यूपीएससी लिख देता था और उससे मुझे चीजें मिल जाती थी। फिर मैंने कीवर्ड्स की लिस्ट बना ली कि इसको मेरे को यूज करना है। भगवत गीता अगर आ गया तो 10-15 कीवर्ड्स मुझे यूज करके ही आने आंसर में। गांधी जी अगर आ गया तो मुझे 25-30 कीवर्ड्स यूज करके आने आंसर में। इस तरीके से मैंने जब ये लिस्ट बना ली थी तो मेरे जहन में आ गया था जब भी कोई आंसर आएगा तो इनको मैं कहीं ना कहीं फिट करके आ जाऊंगा और कीवर्ड्स के बेसिस पे मुझे मार्क्स देने वाला है। तो ये मेरी एक अप्रोच रही थी। और हम क्या करते हैं, आप लोग क्या कर रहे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, जैसे एथिक्स पढ़नी है तो आप में से 80-90% क्या कर रहे होंगे, एथिक्स के नोट्स उठाते हो किसी भी कोचिंग की, और आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलती है, पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ लिया बस, ठीक है। आपने इस चीज में दिमाग ही नहीं लगाया कि ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखने वाले हो, है ना। तो बेटर ये रहेगा कि आप लोग, एम आई राइट सेट सर, बेटर ये रहेगा कि पढ़ने की जगह आप लोग एप्लीकेशन वाले पार्ट पे जाओ। टॉपिक का ब्रॉड टॉपिक देखो कि अच्छा सिलेबस में भगवत गीता लिखा हुआ है, अब भगवत गीता आ गया तो मेरे को क्या क्या लिखना है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ये आपके एग्जांपल्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं उसको पढ़ो मत। उसमें ऐड करना चाहूंगा, वो क्या होता था, जैसे कोई भी टॉपिक है ना तो उस टॉपिक के आगे उसका रिलेवेंस हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो रिट का रिलेवेंस क्या होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, अब अपन का क्या फोकस करते हैं, रिट समझ में आ जाए तो अपन क्या तैयारी करके जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज रिट, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला रित क्या होता है, ऋण क्या होता है, वो ये पूछने वाला है उसकी रिलेवेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये बहुत बड़ा आयाम होता है कोई भी इथिक्स का टॉपिक तैयार करने में। तो जो भी इथिक्स के आप टॉपिक तैयार करो उसमें ये जरूर तैयार करो कि रिलेवेंस क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में। गांधी जी 7 सिंस तो सबको पता है, बट व्हाट इज द रिलेवेंस, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। और ये अपन तैयार नहीं करके जाते तो जब अपन एग्जाम में लिख रहे होते हैं तो हमारा माइंड इतना ज्यादा ओपन नहीं हो पाता, या फिर हम इतना ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर पाते, तो हमारा आंसर मीडियोकर लेवल पे आ जाता है और उसी तरीके से हमें मार्क्स भी कम मिलते हैं। अगर ये एक्सरसाइज हम एग्जाम से पहले ही करके चले जाएं तो हमें वहां पे बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। सोचने वाली जो एक्सरसाइज है ना आपकी, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली, जो आपको निबंध में और पैराग्राफ राइटिंग में बताई थी, वो आप नॉर्मल चीजों में अभी घर पे बैठ के करो ताकि आपको दिक्कत ना आए। और वो हर टॉपिक में, कोई भी आपने सिलेबस का टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को उठा के उस पर सोचो कि यार इस पे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। तो इस एक्सरसाइज से आप जो कर रहे हो ना, तो सोचा आपने क्या क्या लिख सकता हूँ, फिर आपने पढ़ा, उसमें से 3-4 चीजें और ऐड हो गई आपके माइंड में। अब आपके माइंड में जो अच्छा सा एक मीनू तैयार हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं पक्का यूज हो जाएगा, क्योंकि वो आपके माइंड में ऑक्यूपाई हो गया, अच्छे से आ चुका है। आप सिर्फ पढ़ के जाओगे ना तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन सुरेश सर के लिए? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर आपने जैसे अभी प्लेट्यू वाला और ये सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे, तो सर अपने जो ऐसे पुरानी सोशोलॉजी और मैनेजमेंट उनमें भी सर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दें जिससे हम क्या उनको पढ़ते रहें, थोड़ा उन पे आंसर राइटिंग करते रहें। तो सर थोड़ा सा आप अपना पुराने ट्रेंड्स के हिसाब से कुछ मतलब कीवर्ड्स दे दें टॉपिक्स के, मतलब ये पढ़ लो, संस्कृताइजेशन पढ़ लो, इसमें सोशोलॉजी में इस टाइप में डेली सर दे दिया करो। ये हम दे देंगे, ये हमने सीरीज चालू करी थी। अब थोड़ा सा क्या है कि 25 तक तो थोड़ा सा एक है, 25 के बाद मैं आपके साथ बिल्कुल तय उससे जुड़ जाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा इलेक्शन का प्रेशर है थोड़ा सा ज्यादा। 25 के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा और 25 के बाद मैं यही कोशिश करूंगा कि जो चीज है मेरे पास वो सारी आपको अवेलेबल करवा पाऊं। और इसी क्रम में हम तैयारी करेंगे कि भाई क्या क्या प्रायोरिटीज हो सकती है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंपॉर्टेंट है, जियो हेरिटेज साइट वाला क्वेश्चन सबको पता था आएगा। अब उसने साफ लिख रखा है पोटेंशियल इन राजस्थान, सेम वही क्वेश्चन उतार के दे दिया।
लोग क्या करके आ गए, केवल 10 जियो हेरिटेज लिख के आ गए, उसको मार्क्स इतने आसानी से नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल लिखना बहुत जरूरी था। वो पोटेंशियल कैसे हो सकता है, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा था पोटेंशियल के लिए यूनिवर्सिटीज को या फिर टूरिज्म के साथ वो करना चाहिए, ये प्राइवेट पार्टनरशिप को करना चाहिए, एनजीओस को आगे आना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक्स ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। ये मेरे 5-6 पॉइंट्स थे जो मेरे एंड में आए थे कि पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो मैंने सुझाव कंक्लूजन में दिए थे। तो ये थोड़े से आंसर को डिफर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को अप्रोच डेवलप करनी है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आप लिस्ट बना रहे हैं वो भी हम आपको बना के एक बार दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक ये सारा काम हमने सीपीपी में भी किया था, है ना? सारी चीजें, सारे पोटेंशियल सारे अच्छे से डिस्कस किए हैं। पिछले 1.5-2 साल में काफी कुछ किया है। तो आप लोगों में से जो सीपीपी के एस्पिरेंट सीरियस रहे होंगे ना, उनको अब बेनिफिट होगा उस चीज का। जैसे पिछली बार हमने पेपर डिस्कस किया था पॉलिटी, आई थिंक पॉलिटी का पेपर डिस्कस किया था, मैंने ही डिस्कस किया था। तो उसमें काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी कि आंसर फ्रेमवर्क कैसे हो सकती है। डीपीएसपी वाला जो क्वेश्चन था, वन नेशन वन इलेक्शन वाला क्वेश्चन था, ये हमने डिस्कस किया था मैंने ऑनलाइन बना के कि किस तरह से आंसर लिखा जा सकता है, क्या एक अप्रोच हो सकती है, क्या एक माइंडसेट होना चाहिए। आप की तरफ से भी काफी सारे इनपुट्स आए थे। तो हम 1-2 ऐसी एक्सरसाइज करते हैं ना, ये एक्सरसाइज अगर आपने बहुत रेगुलर वे में करना चालू कर दी ना, तो आपके आंसर में अपने आप निखार आना चालू हो जाएगा। हम अपने आप को एक थोड़ा सा एक वन वो फ्रेमवर्क पे बांध लेते हैं कि अगर पढ़ लेंगे बस वही लिख के आ जाएंगे, इस तरह से आंसर राइटिंग नहीं हो सकती। थोड़ा सा हमें अपने जो माइंड है उसको थोड़ा, उसके होराइजन को मतलब थोड़ा इंक्रीज, मतलब उसको थोड़ा सा उसको ब्रॉडन करने की जरूरत होती है। और वो तभी हो सकता है कि जब हम माइंड से एक्सरसाइज करें। जैसे मैं और रोहित सर हमने यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो हम जैसे कोई क्वेश्चन है तो भाई क्या क्या पॉइंट लिख सकता है, क्या कैसे कैसे लिख सकता है, क्या क्या आयाम हो सकते हैं, हम 2 मिनट में डिस्कस करते थे। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 6 पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा, ये इंट्रो हो जाएगा, ये कंक्लूजन। तो आपका कोई साथी तैयारी कर रहा हो उससे आप डिस्कस कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है आपका तैयारी को इम्प्रूव करने का, या फिर अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग जो चीज है उसको इम्प्रूव करने का, उस कॉम्पिटेंस को डेवलप करने का। आप लोग भी, जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, जिनके साथ जो अच्छे तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ क्या करो, सिलेबस का टॉपिक उठाओ कोई भी, है ना? और उस टॉपिक पे ये नहीं कि अंदर क्या है स्प्रिंग, आप ये पूछो इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लिख सकते हो, दैट्स ऑल। जैसे पॉलिटी में कई बार एग्जांपल दिया, जैसे कोई भी एग्जांपल है, पार्लियामेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, तो सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या क्या लिखोगे, सेंटर स्टेट रिलेशन के क्या क्या इश्यूज हैं, तो जस्ट डिस्कशन कीवर्ड्स का, आर्टिकल्स का, एग्जांपल्स का, उदाहरणों का, रिपोर्ट्स का, कमेटीज का, समिति, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमने लास्ट उसमें जूम सेशन में क्या आपको असाइनमेंट दी थी एसडीजी की किसी ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। जी सर। क्या है सस्टेनेबल गोल 10, क्या है एसडीजी 10? रिड्यूस असमानता को कम लाना सर। हाँ, अब देखो ये जो है ना, असमानता को कम करना या रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ये एक ऐसा वो है जो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में, निबंध में इससे कंक्लूड कर सकते हो चीजों को, कि एज पर एसडीजी 10 वी नीड, है ना, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, वी नीड टू अचीव द रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज बाय 2030। तो देखो ये एक जो आपका कंक्लूजन जाएगा या कहीं लिखोगे ना, तो ये अपने आप में एक आपको मार्क्स फैच करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, ओके सर। और कोई आपके क्वेश्चन? सर इस टाइम कोचिंग 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी हर सब्जेक्ट में, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए 10 नंबर के लिए? देखो 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैंने एक जूम सेशन भी लिया था, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखो कोई भी आंसर होता है ना, उसके बेसिकली 6 पार्ट होते हैं, 6 आयाम होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है भूमिका। भूमिका होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे चालू करना है, ये डिपेंड करता है आपने कौन सा कीवर्ड पिक करा है और किस स्टाफ से चालू करना चाहते हैं। सपोज करो आप फैक्ट से चालू कर सकते हो, जैसे रोल वुमेन रिजर्वेशन पे कोई क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट में, तो आप चालू कर सकते हो कि करंटली केवल 10% महिला ही लेजिस्लेटिव, मतलब उसमें वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये 50% के बजाय काफी कम है। तो आपने एक फैक्ट से चालू कर दिया, तो इंट्रो आपको चालू करना आना चाहिए। इंट्रो कैसे भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी होता है, फिर कंक्लूजन होता है। ये तो 3 पार्ट होते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाना। फिर आपकी एक दूसरा कंपोनेंट होता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा कुछ और जाता है, हम लिख के कुछ और आ जाते हैं। जैसे उसने अगर पूछा कि गांधी जी के 7 सेंस एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे मददगार हो सकते हैं, उसने ये क्वेश्चन पूछा, हम क्या सोच रहे हैं कि ये पूछ रहा है कि गांधी जी के 7 सेंस क्या है। अब दोनों में अंतर आ गया।
सेवन सिंस क्या है, ये वाला क्वेश्चन हो गया कि आपने डायरेक्टली सेवन सिंस लिख के आ गए और आपने कंक्लूड कर दिया कि इसकी रिलेवेंस बहुत ज्यादा है आज के समय में, आपने एक जनरल करके आंसर आ गए। बाहर आप आओगे तो आपको लगेगा कि आपने आंसर अच्छे से अटेम्प्ट किया है, जबकि आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो उसमें पूछा है एडमिनिस्ट्रेशन में गांधी, उसकी रिलेवेंस क्या है गांधी जी के सेवन सिंस की। अब आप आज खुद ही एक्सरसाइज करना, ये वाला एथिक्स वाला, वो वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके देखना, आपको वो मतलब हर जो सेवन सिंस पे क्या क्या रिलेवेंस है आप उसको निकाल के देखना। वो चीज वहां एग्जाम में उसको लिखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हमने पहले से ही कॉम्पिटेंसी ये डेवलप नहीं करी कंटेक्चुअल वाली, कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और किस हिसाब से लिखना है। फिर एक होती है कंक्लूजन, निष्कर्ष कैसा होना चाहिए किसी भी आंसर का 10 मार्कर में। निष्कर्ष हमेशा ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, पॉजिटिव हो, चाहे क्वेश्चन आपसे क्रिटिकली पूछा हो, आलोचना वाला पूछा हो, लेकिन हमेशा ऐसा होना चाहिए जहां पे आप एक सुझाव दे रहे हैं, सॉल्यूशन देखना है। एक अप्रोच होनी चाहिए एसडीएम की कि भाई एक ऑफिसर लाइक अप्रोच होनी चाहिए कि एक हमेशा एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी निखर के आ रही है जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो। ठीक है, एक तीसरी चीज होती है प्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रेजेंटेशन में, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। बिल्कुल काटा पीटी करके आ जाएंगे, कभी लाइन के ऊपर लिख देंगे, स्पेस से बाहर लिख देंगे, बॉक्स से बाहर लिख देंगे, डायग्राम बनाएंगे तो उसको लेबल नहीं करेंगे। कई जगह डायग्राम बनाया जा सकता है तो डायग्राम नहीं बना के आते, कई जगह अंडरलाइन करना होता है तो अंडरलाइन नहीं करके आते, हाईलाइट नहीं करके आते। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन, जो आपका क्वेश्चन है उसको गिरा देते हो, प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है तो एग्जामिनर के सामने आप अपना आंसर अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। जब प्रस्तुति नहीं कर पाओगे तो वो नंबर भी नहीं देगा आपको। आपको थोड़ा सा उसको सजा, जैसे कहते हैं ना वो डिश बनाते हैं जब खाने की, तो गार्निश अच्छा करना चाहिए, प्लेट अच्छी दिखनी चाहिए। इस तरीके से आंसर में प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट आयाम है। तो जैसे हम कॉपी चेक करके तो आपको दे रहे हैं, तो उसमें हम सबसे ज्यादा एम्फेसिस ही प्रेजेंटेशन पे देते हैं। तो ये 6-7 आयाम है, ये बहुत ज्यादा की फैक्टर्स है। अगर आपने इन सारे की फैक्टर्स पे ध्यान रखे, केवल आपने 10-15 दिन भी ये एक्सरसाइज कर ली डेली बेसिस पे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर, कंक्लूजन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे पार्ट करनी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव करना है, जो चीज हम आपको मैक्रो कमेंट्स में लिखते हैं या माइक्रो कमेंट्स में लिखते हैं, आपने उस पर कैसे डेवलप करके सोच के उसको इंप्रूव कैसे करा। कई बार क्या होता है आप लोगों की एक ये रहती है कि बस हमारे पास आंसर कॉपी चेक होके आ जाए, उसके बाद आप एनालिसिस नहीं करते, आप केवल नंबर देखते हो कि मेरे नंबर कितने मिले, बस दैट्स इट। आप ये देखो कि कई बार आपको क्वेश्चन में कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, आपने उसको डायरी में लिख लिया, यार ये इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ये मैं अगली बार गलत नहीं करूंगा या करूंगी। जैसे अंडरलाइन में, जैसे कईयों को लिखता हूं कि भाई अंडरलाइन नहीं करते तुम, हाईलाइट नहीं कर रहे, तो वो अगली बार भी नहीं करते, वो कंटिन्यूस वे में वो मिस्टेक करते जा रहे हैं। अब उसमें फिर मतलब आपका कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगा। इंप्रूवमेंट जब ही नजर आएगा जब आप बोटल नेक्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करोगे और उसको एड्रेस करते हुए चीजें लिखोगे। हमारे आप मैक्रो कमेंट्स भी देखोगे तो ऐसे नहीं होता कि हमने केवल आइडेंटिफाई कर दी मिस्टेक, ये खराब है, ये गलत है, ये गलत है। हम सॉल्यूशन भी देते हैं कि भाई इसको ऐसे लिखा जा सकता था, यहाँ पे बेहतर कीवर्ड्स हो सकता था, यहाँ पे इसको अंडरलाइन अच्छे किया जा सकता था, यहाँ पे ये एग्जांपल फिट हो सकता था, कंक्लूजन ये लिखा है ये तो ठीक है लेकिन इससे बेहतर ये हो सकता था। तो हम सॉल्यूशन प्लस आपको ये भी एक अप्रोच देने की कोशिश करते हैं कि हम गलती तो बताते ही हैं, फिर आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आप उसको एड्रेस कैसे करें। तो आपने कहा 10 मार्कर, आप मतलब जो हमारे साथ रेगुलरली लिखो क्वेश्चंस को, उनको चेक करवाओ, चेक करवाने के बाद आप उसको एनालिसिस करो, उसके बाद आप मेंटरशिप कॉल लेनी है तो आप वो भी ले लो, लेकिन आप उन चीजों पे वर्क करो डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट करो। आप इंक्रीमेंटल वे में भी करते जाओगे तो आपका डेफिनेटली आपकी रैंक में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट अच्छा, आप में से जो लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ना, उनके लिए हमने अलग से सुपर 50 करके ग्रुप बनाने का प्लान है, ठीक है। तो आप मेहनत करो, हम आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, बट आप सोचो कि आप नहीं करो सब कुछ हम करें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और उससे कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप अच्छा करो, और जो हम अलग से ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, इस पे स्पेशल फोकस रखेंगे उन पे भी। मतलब हमारा प्लान ये है कि जो चीज हमको नहीं मिल पाई थी ना शुरू में, गाइडेंस, मतलब देखो बेसिक, अब जैसे 20,000 बच्चे अभी मेंस लिखने वाले हैं, तो सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, सभी उसी रेस से दौड़ रहे होंगे। आप क्या डिफरेंट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा, है ना। पढ़ाई करना अलग चीज है और उसको अप्लाई कैसे करके आओगे वो अलग चीज है। श्रेष्ठ सर से पूछो, मतलब एग्जाम से पहले ऐसा नहीं कोई प्रेशर लेके तैयारी कर रहे थे, बड़े कूल माइंडसेट में थे इन चीजों से रिलेटेड। तो थोड़ा सा आप भी पढ़ाई के साथ में एप्लीकेशन वाले पार्ट पे ध्यान दो सर। जो सुपर 50 वाला जो आप ग्रुप बनाओगे उसमें आप करेंगे, वो डिपेंड करेगा आप लोगों की अभी
हम जैसे हमने एक कॉपी चेक की और नेक्स्ट कॉपी चेक किया, आपने सेम मिस्टेक कर रही है, फिर थर्ड में भी सेम चीज चल रही है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। आप लोगों को थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से इनपुट देना होगा। ओके। अच्छा, जैसे मैं बताता हूँ, हमने पॉलिटी में हर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, हमने क्या चीज आपको बताई, जैसे 1.5 साल में हमने आपको एक अप्रोच बताई थी, पॉलिटिक कॉकटेल वाली अप्रोच। कोई बता सकता है पॉलिटिक कॉकटेल वाली अप्रोच क्या है? एक कॉकटेल वाली अप्रोच हमने कई बार उसको जूम सेशन में भी बताया है, इनफैक्ट मैक्रो कमेंट्स में भी उसको डाला है, कई बार रोहित सर ने बताई है, कई बार मैंने बताई है उस चीज को। पॉलिटिक कॉकटेल अप्रोच कोई बता सकता है क्या है? सर सर आर्टिकल्स उसमें को कीवर्ड्स इंक्लूड यूज करना करते है, हैं। जजमेंट्स है उनको इंक्लूड करना है, हाँ ठीक है। कमेटीज को कीवर्ड्स सर, यूज करना है हाँ प्रियम्बल वगैरह के। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज भी ड्यूटी जहाँ डी यूज हो सकते हैं वो करना है। सर फैक्ट वगैरह दे- यूज करना है जहां जहां पे यूज लग रहा है। देखो उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर कट बोल रखा है, आर्टिकल्स आप यूज करो कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल्स, यू नीड टू मेंशन आर्टिकल्स। दूसरा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तीसरा कमिटीज और कोई रिपोर्ट्स होती है, चौथा कोई स्कीम्स या उसके पॉलिसीज कोई मेजरली उसमें आ रही है, या फिर करंट अफेयर्स की डायमेंशन। अब ये 5 डायमेंशन आपके दिमाग में हो, कभी भी आप पॉलिटी का आंसर आप लिख रहे हो, अगर आपको पॉलिटी कॉकटेल अप्रोच आपके दिमाग में हो, जहन में हो ना, आपका आंसर आज जो आप 10% लिख रहे हो, या फिर सपोज करो 20% आपका आउटपुट आ रहा है, वो सडनली 70 to 80% इंक्रीज हो जाएगा। उसकी आंसर की जो क्या कहते हैं, उसकी जो क्वालिटी आंसर है बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट आपने एक अप्रोच सीख ली, पॉलिटी कॉकटेल अप्रोच। पॉलिटी आंसर में केवल अगर सबने केवल ये 4 चीजें इंप्लीमेंट कर ली, आर्टिकल्स, कमिटीज, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड स्कीम्स एंड पॉलिसीज वाली, तो आपका चीज हो जाएगी। सिमिलरली आपको एथिक्स में सर ने जो बताई हुई कीवर्ड्स वाली, गांधी जी की जो अप्रोच है, सत्याग्रह वाली जो अप्रोच है, या फिर आपको जो ये अप्लाइड एथिक्स वाली जो पार्ट है, अप्लाइड एथिक्स में यूज करते हैं, और राइट्स वर्सेस डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट्स वाली जो अप्रोच आपको बताई होगी, टैलिस्मैनिक अप्रोच जो आपको बताई होगी, अगर आपने उसको यूज कर लिया आंसर राइटिंग में, आपका आंसर अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आपके कंटेंट में आप लोग जो भी प्री जिन्होंने निकाला है कंटेंट में, आप यकीन मानिए आप एडुकेटली इक्विप्ड हैं आज की तारीख में भी। कमी कहाँ आती है? वैल्यू एडिशन में। जो ये 20% जो वैल्यू एडिशन है, जो आपको लिस्ट में अंदर लाएंगे और अच्छी रैंक के साथ लेके आएंगे, वो चीज हम आपको बता रहे हैं। जैसे पॉलिटी कॉकटेल अप्रोच हो गई, या फिर कीवर्ड सेंट्रिक जो अप्रोच हम बताते हैं, या फिर प्रेजेंटेशन पे फोकस करने की हम बात करते हैं। हमने कई सारी चीजें जो आंसर राइटिंग में हो सकती है वो आपको बताई है। एसडीजी डायमेंशन हो गई, प्रियम्बल आप रट के चले जाओ, प्रियम्बल रट के जाओ, प्रियम्बल के सारे कीवर्ड्स आप लिख के जाओ। एसडीजीज के एज इट इज, मतलब जैसे होता था ना, गुड हेल्थ एंड क्वालिटी वेल बीइंग, मेरे को अभी तक याद है, तो ये पूरी लाइन आपको याद होनी चाहिए वर्बाटिम, ये बिल्कुल एज इट इज याद होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि बस ये हेल्थ से रिलेटेड है एसडीजी थी, इतना नहीं, गुड हेल्थ एंड क्वालिटी वेल बीइंग सपोज करो, है ना, तो इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जैसे पॉलिटी में मैंने ये भी बताया था आपको, जैसे कहीं भी प्रियम्बल में क्वेश्चन आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल, तो भाई केसी वेयर ने क्या कहा था उसके बारे में, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था, मैं ये सब थोड़ा थोड़ा इस बार मैंने ये वैल्यू एडिशन किए हैं अपने आंसर राइटिंग्स में, और इस वजह से ये थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया है। ये चीज आपको 20% पे फोकस करना है, ये 20% आपका 80% रिजल्ट लेके देगा। आप पॉलिटी में आप यकीन मानिए आपको चीजें आती हैं, क्योंकि आपने प्री निकाला है, और वो भी इस बार तो 100 नंबर का प्री हुआ था, तो आपकी कंटेंट बहुत अच्छे लेवल पे है। आपको जस्ट ये फोकस करना है कि 20% जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आपको चीजें चाहिए जो हम बता रहे हैं आपको, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो गए, या फिर आपके ये करंट अफेयर डायमेंशंस आपके हो गए, कीवर्ड्स हो गए आपके अच्छे अच्छे, इनको आपको यूज करना और आंसर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके आना है। और इसका प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा, आप लिखो, आपके हम जो आपको 10 मार्क्स के चेक करके दे रहे हैं कॉपी, इवेल्युएटर्स चेक करके कॉपी देते हैं, और मेंटरशिप आपको हेलो हेलो हाँ सर, आपके कोई 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपने लिख रखे हो, प्रिपेयर कर रखे हो, तो वो शेयर कर देना सर ग्रुप में। यार एज सच मैंने वो तो मैं उससे कुछ नहीं होने वाला, मतलब रफ शीट्स में लिखे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने करे हैं। अप्रोच मैं कई बार जूम सेशन से बता चुका हूं, आप दोबारा मुझसे कभी लाइव पूछना, कभी मेंटरशिप कॉल में पूछना, तो आप मुझसे, आप लोगों मैं को आपको साथ आपके साथ शेयर कर दूंगा किस तरीके से कर सकते। अप्रोच बिल्डअप करने में मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। यस सर। मेघा मैम लाइन पे है अपने साथ? मेघा, देखो श्रेष्ठ सर की कॉपी तो श्रेष्ठ सर ने खुद ने चेक नहीं की, पर मेघा की 90 रैंक आई है ना, तो ये मेघा की कॉपीज है।
अच्छा, ये जब 2021 का मेंस हुआ था ना, तो स्मार्ट स्टडी उस समय आया भी नहीं था। हम लोगों ने जस्ट एक मेंस के लिए कुछ किया था, आप लोगों को याद हो तो कुछ थे उसमें हमारे पास 15-20। तो ये कॉपी है। तो देखो आप जो सर प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं ना, ये पेपर 4 की कॉपी है मेघा की। ठीक है, तो आप प्रेजेंटेशन देखो, जैसे ये भाव विस्तार की प्रेजेंटेशन है, देख पा रहे हैं आप सभी? यस यस है ना? हम कॉपी शेयर कर देंगे ग्रुप में। मैं कोई सब्जेक्ट की कॉपी दिखाऊंगा आपको, जैसे ये देखो, एथिक्स की कोई कॉपी है, तो दैट टाइम ये है, दिख रही है आप सभी को प्रेजेंटेशन? ठीक है, ये कॉपी आपके साथ शेयर कर देंगे। ऐसी अनंत है, अनंत की कॉपी आई, अनंत के अच्छा, ये रैंक। वाला क्वेश्चन देखना सर, ये रीजन फॉर डिक्लाइन करके एक अच्छा सा क्वेश्चन है, उन्होंने कैसे बना रखा है, एक एक एग्जांपल मिल जाएगा इनको। टाइप्स ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू तृतीय साल नहीं कौन सा? नहीं सर, एक ऊपर ऊपर क्वेश्चन, ऊपर करा इन्होंने, जैसे वो एक थोड़ा सा स्क्रॉल कर सर ऊपर, ये मेंशन द और इसको, मेन रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मॉरलिटी। हाँ हाँ हाँ, एक, हाँ ये देखो, रीजन फॉर, अब ये प्रेजेंटेशन का आप देखो कैसे इन्होंने पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, लैक ऑफ डेफिनेट कोड ऑफ कंडक्ट, इस तरीका आप देखो, मतलब ये चीज आपने जैसे टॉपर की कॉपी से निकाल दिया, यार ये तो कितना अच्छा सा इन्होंने एक्सप्लेन करके लिख रखा है। आप समझ रहे हो प्रेजेंटेशन की क्या वैल्यू है? अगर यही चीज मैं इसको नॉर्मल वैसे तरीके से करके आता तो शायद मैं इतना ज्यादा मतलब आई कैचिंग नहीं होता आंसर। तो दैट इज द पावर ऑफ प्रेजेंटेशन आंसर राइटिंग में। अब देखो, ये नीचे वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, जैसा हम पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था ना, अप्लाइड एथिक्स। तो यूज करना इन लाइनों का, कर्मण्य बाधिकारस्ते, नीचे वाली लाइन देखो आप, कर्मेत्सु कौशलम, इन सब चीजों को यूज करना दिख, मतलब एग्जामिनर का पढ़ने का मन करेगा इस कॉपी को देख के। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों पे आप ध्यान दो, है ना? काफी सारी कॉपीज हैं इनकी, जो इन्होंने लिखी हुई हैं। श्रेय सर, आपने भी कोई कॉपी लिखी थी क्या, जो मैंने चेक की हो सर? नहीं थी। देखनी ठीक है, पड़ेगी। तो पवेड की ये कॉपीज है, देखो अब पवेड की कॉपीज में देखो इस तरह के कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं, देख पा रहे हैं आप सभी? यस हाँ जी सर। सर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा, अब देखो ये कब आएंगी, आपको लग रहा होगा ना कि ये सीधे आप एग्जाम वाले दिन जाओगे और उस दिन अप्लाई कर लोगे। तो या तो आप अप्लाई कर लोगे या पेपर छोड़ दोगे उस दिन, है ना? ये सब आपको अभी से थोड़ा सा माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मैं कौन सी चीज आएगी तो कैसे करूंगा। ये अनंत है, अनंत की रैंक है 75 है अनंत की रैंक। अब ये जैसे इसकी कॉपी है ये पॉलिटी की। ठीक है, तो जो सर प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं ना, वो प्रेजेंटेशन वाले हैं। अब देखो, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, तो राइट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गोल्स ऑफ सेक्युलर स्टेट, तो यहाँ पे सब क्लियर है कि कौन सा आर्टिकल है ना, क्लियरली विजिबल है सारी चीजें। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह से आप ध्यान अच्छा देना। अच्छा, इनमें देखो इनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लोग कहते हैं ना राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंटेशन से क्लैरिटी, उन्होंने ओवरऑल इम्प्रूवमेंट कर दिया, क्लैरिटी है, क्लैरिटी, पढ़ने में हाँ, दिक्कत नहीं आ रही है, पढ़ने में दिक्कत साफ नहीं आ सुथरा रही है। होना चाहिए। देख रहे हैं, ये मतलब अच्छी कॉपी है। अनंत है क्या लाइन पे? अनंत पे नहीं होगा अभी शायद। ठीक है, तो इस तरह से है, और आप लोग भी इसको इस तरह से उठाओ कुछ। ये शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, अब किसी के कोई और क्वेश्चंस? हेलो श्रेय सर, मेरा क्वेश्चन, आप कब पार्टी दे रहे हो फिर नेक्स्ट सभी को? पार्टी पार्टी तो तीन तीन के बाद। सर कहाँ? सर जयपुर में एक मीटअप करते हैं। जयपुर में जल्दी देंगे, देना, जयपुर जल्दी। में, जयपुर में जल्दी देंगे। कम्युनिटी की और मीटअप करते हैं सर। आप लोगों के साथ एक ओटीएस में पार्टी करेंगे, जब आप लोग ओटीएस में आएंगे ना, ग्रांड पार्टी करेंगे, है ना? जब आप सब लोग ओटीएस में जाओगे, मतलब उससे फॉर्मली जाओगे, मतलब आपको खुद बुलाया जाएगा ओटीएस में, तब एक ग्रांड पार्टी करेंगे। वो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन होगा, जब आप सब लोग, हमारा पूरा बैच, जो सारे लोग ये हैं, वो ओटीएस में जाके विश्रांति भवन में, अब तो शायद चेंज हो गया, वहां पे जाके रहेंगे और 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स करेंगे। वो हमारे लिए प्राउड मूवमेंट होगा। ठीक है, पार्टी तो हम कभी भी दे लेंगे। ठीक है, तो हमारा तो ये है कि मेन उद्देश्य ये है कि जो चीज हम बता रहे हैं वो रियली में मतलब अप्लाइड हो रही है,
और वो सही में प्रैक्टिकल अप्रोच है। जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे थोड़ा सा अलग हम करके हम चीजें आप कोशिश करते हैं देने की, आप उस चीज को एज इट इज ले सकते हैं। अब आप हम पे एक ट्रस्ट बना के रखें और रेगुलर एक ऑनेस्टी से अगर आप वर्क करते रहेंगे, डेफिनेटली आप एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। सर एक 10 मार्कर जो क्वेश्चन है उसमें जो लास्ट में कीवर्ड होते हैं, जैसे समालोचना करें या व्याख्या करें, उनके बारे में थोड़ा सा मतलब कोई एक जूम सेशन हो जाए सर उसमें। देखो हम कर तो देंगे, देखो ये चीज आपने अच्छी बोली कि कर देंगे, लेकिन बताऊं यूपीएससी में इसकी बहुत ज्यादा रिलेवेंस होती है, पर अगर आप स्टेट पीसीएस में अगर आप देखेंगे और एज फार एज आरपीएससी कंसर्न इतना ज्यादा रिलेवेंट होता नहीं है। फिर भी अगर आपने ये डिमांड करी है तो हम इस पे भी एक सेशन ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। मनीष, यहाँ पे क्या है, 100 मार्क्स में आपको 100 वर्ड्स में अपना खत्म करना होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इस चीज की रेलिवेंस बच नहीं जाती। बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या है। क्रिटिकली एनालाइज में थोड़े से आपको नेगेटिव कमेंट्स करने हैं। बाकी सारी चीजों में आप तो एक ही बात मान के चलो कि जहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए कहा जाए मेक ए लिस्ट, तो वहां पे आपको बस पॉइंट में लिस्ट बना देनी है। बाकी सब में कमेंट हो, इलेबोरेट हो, अच्छा, है ना, मैं एक्सप्लेन कुछ हो, सभी एक दो चीज है। तीन दो तीन चीजें आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी जैसे अपना नाम है, तो स्मार्टली आपको कैसे प्ले करना है। कई चीजें होती हैं कि हमने सारी चीजें नहीं पढ़ के जा सकते, शायद हो सकता है पढ़ के चले भी जाएं तो वहां पे चीजें याद भी नहीं रहे। जैसे मेरे साथ एक क्वेश्चन आया था, मेरे को याद है अभी भी, 2016 का मेरे को याद आता है, मैं हर बार कोट भी करता हूँ, कई लोगों से मैंने डिस्कस भी किया है। प्रजामंडल मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन पूछा था फ्रीडम मूवमेंट में, ठीक है। तो प्रजामंडल का मुझे एबीसीडी नहीं पता था, मुझे ये पता था कि उन्होंने मतलब ये स्वतंत्रता संग्राम, मतलब ये जो स्वाधीनता के लिए कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूशन किया है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऐसा कुछ पता था। तो मैंने कहा 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, लिख के तो आऊंगा वरना तो पेपर मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने जो कांग्रेस के जो कंट्रीब्यूशन था ना, उसमें कांग्रेस की जगह बस प्रजामंडल उसको वो कर दिया, और वो जो सारे कीवर्ड्स थे, पॉलिटिसाइजेशन और मतलब अवेयरनेस को जनरेट करना जर्नलिज्म के थ्रू, ये सारे कीवर्ड्स उसमें भर के आ गया। तो मेरी कॉपी चेक आ गई ना, तो मुझे 10 में से 7 नंबर दे दिए। और मुझे प्रजामंडल का एबीसीडी भी नहीं पता था, मैंने कोई फैक्ट्स भी नहीं लिखे, फिर भी मुझे वो नंबर दे दिए, जस्ट बिकॉज वो तो कीवर्ड्स और मैं जिस तरीके से उसको प्रेजेंट करके आया। आप समझ रहे हो मेरी बात। एक ऐसा ही क्वेश्चन मुझे याद है कि एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में राजस्थान क्या कर रहा है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया था, मुझे कुछ नहीं पता था। पर मैंने बताऊं क्या करा उस क्वेश्चन में, मैंने जो भी साइंटिफिक मैंने चीजें पढ़ी हुई थी विजन की, मेरे को याद थी। पीटी 365 में जो जो चीजें थी कि सीमेन ट्रांसफर का कुछ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रियल होता है, 3 पेरेंट, मतलब सारी चीजें जो मुझे याद थी मैंने सारी वहां पे भर दी। डीएनए, सारी जो जेनेटिक्स से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेकर सारे जो कीवर्ड्स थे भर दिए। उसने मेरे को 10 में से 6 नंबर दे दिए, ठीक है। तो दैट इज द मतलब इम्पैक्ट ऑफ कीवर्ड्स एंड द प्रेजेंटेशन। आप हो सकता है आपको वो कंटेंट आपने पढ़ा भी ना हो, फिर भी अगर आपको ये सारी चीजें अगर आ रही हैं तो आप अच्छे से आप चीज को लिख सकते हो। मेरी एम आई नॉट ऑडिबल? मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। यस सर ऑडिबल। हरी सर। हाँ हाँ हेलो सर मैं कुछ जो सर, एक सेकंड, जो सर ने कहा था ना, मैं उसको यदि समराइज करूँ ना, तो सर ये बोल रहे हैं कि जैसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, इकोनॉमी का, साइंस का, तो साइंस के क्वेश्चन करते समय आप अपने जो मूमल में आपने पढ़ा ना, करंट अफेयर्स या जो भी साइंस के आपके सिलेबस में कीवर्ड्स हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो, उन सब कीवर्ड्स को दिमाग लगा के उनको लिखो, उस पर एक एक चीजें लिख दो या उन वर्ड्स को यूज करो। कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? सिलेबस में सब लिखे हुए हैं आपको। सिलेबस में जैसे सोशियोलॉजी में आप कोई आंसर लिखने जा रहे हो, तो सोशियोलॉजी का जो सिलेबस में कीवर्ड्स है ना, उनको यूज करो। मैनेजमेंट में उनको यूज करो, मैनेजमेंट के वर्ड्स लाइक स्टाफिंग, है ना, हायर की, स्टाफ हायर की, इन सबको यूज करके आओ अपने आंसर में, तो अपने आप आंसर बन जाएगा। और आप ये यकीन मानो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आता हो या कम आता हो, कई बार आप देखते हो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना, एज कंपेयर टू दो जो बिल्कुल आपको एज इट इज आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन करके आते हैं, इसलिए हमारे नंबर आते हैं। और जो हमको बिल्कुल रटा हुआ होता है, वो डायरेक्ट लिखाते हैं, तो हम कुछ और ही लिखाते हैं, पूछा कुछ और गया होता है, तो वहां पे हम मार्क्स खा जाते हैं। ठीक है, इस होता बार है ना ऐसा? चारण लिटरेचर, चारण लिटरेचर वाला क्वेश्चन आया था। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर ये बताओ थोड़ा सा, अब एग्जाम के 70 दिन बचे हैं लगभग, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि किस पे ज्यादा ध्यान दें, शेड्यूल क्या रखें अपना? पहला फोकस तो पेपर 4 पे करो, पेपर 4 हिंदी और इंग्लिश।
हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। ग्रामर तो आपको करनी है ही, वो उस पे सब सारे जो लोग हैं ना, अपने 20,000 लोग जो आपके सेलेक्ट हुए हैं, ग्रामर पे सब टूट के पड़े होंगे। 130 मार्क का जो आपका कंपोजिशन वाला पार्ट है, जिसमें निविदा हो गई, पत्र लेखन आपका हो गया, या अधिसूचना हो गई, आपको ये सब रट के जाना है और उसको अच्छे से करके आना है। तो पेपर 4 आपका 2 से 3, मतलब आपका जैसे 25% में बांट लो, तो आपका डेली बेसिस पे 30 से 40% हिंदी इंग्लिश पे जाना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज आपकी ये होनी चाहिए कि जो चीज आप करके आ रहे हो, जैसे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, छोटे सब्जेक्ट में मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप एनसीईआरटी बेस्ड या फिर आरबीएससी बेस्ड जो डेफिनेशन है वही लिख के अगर आप आ रहे हो। ठीक है, तो उसमें डेफिनेशन को आपको बच्चों की तरह रटना है, जैसे संज्ञा के अपन डेफिनेशन रटते थे, सर्वनाम की डेफिनेशन बच्चों में रटते थे ना, उसी तरीके से आपको ये रट के वहां पे चीजें लिखनी है। तो छोटे सब्जेक्ट की तो यही टिप्स है, लिमिटेड पढ़ो, 4-5 पन्ने के A4 शीट के ही नोट्स हो चाहे, लेकिन वो रटे हो। संस्कृताइजेशन की डेफिनेशन एक ही रटो, उसको 15 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो डेफिनेशन ऐसी रट डालो कि वो एमएन श्रीनिवास ने जो बताई है वो वैसे एज इट इज आपको याद होनी चाहिए। छोटे सब्जेक्ट्स की तो ये टिप्स है। बड़े सब्जेक्ट्स के लिए ऑलरेडी आपको कंटेंट आता है, आपको क्या करना है, उसको एग्रीगेट करना है। जो आपने प्री में पढ़ा है उसको एक बार एग्रीगेट कर लो, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ ली, बहुत है आपके लिए हिस्ट्री, आपने पढ़ी। उस लिमिटेड नॉलेज से बस आपको आंसर राइटिंग डेवलप करनी है। तो आपको क्या 3 टिप्स हो गई, पेपर 4 पे प्रायोरिटी करनी है। ठीक है, नंबर 2, छोटे सब्जेक्ट क्योंकि वो नए हैं, आपने पढ़े नहीं है, तो उसमें लिमिटेड पढ़ो, लेकिन बहुत ज्यादा उसको रट्टाफिकेशन के ले जाओ, एक्सट्रीम रट्टाफिकेशन। नंबर 3 आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो गई, जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है उसमें 10 मार्कर की आप अच्छे से तैयारी करो, उसमें 10 मार्कर के क्वेश्चन आप अच्छे से लिखो, प्रॉपर इंट्रो के साथ, बॉडी के साथ, कंक्लूजन के साथ, प्रॉपर संरचना बना के आओ, अच्छे से निष्कर्ष लिखना सीखो। निष्कर्ष के लिए जो जो सूत्र हमने बता रखे हैं उस सूत्रों को अप्लाई करना सीखो। पॉलिटी कॉकटेल जैसे आपकी अप्रोच हो गई, एथिकल में गांधी जी की जैसे हमने अप्रोच आपको बता रखी, कीवर्ड्स वाली अप्रोच हो गई। इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में हमने आपको कई सारी अप्रोच बता रखी है, जैसे मैं कई सारे डिस्कस करता हूँ, G+C+I+X-M, ये वाली अप्रोच आप कर सकते हो। तो ट्रेडिशनल टॉपिक्स में आपकी तैयारी अच्छी है सबकी, ये तो मान के चलो, इसमें अपने ऊपर ट्रस्ट मत खो, ये तो आपकी तैयारी है। आपको 2 ही चीजों पे फोकस करना है, छोटे सब्जेक्ट्स पे प्लस आपको कौन से, हिंदी इंग्लिश पे। पेपर 4 पे लेकिन आप क्या करते हो, डेली जैसे हिस्ट्री के डेली 2 क्वेश्चन लिख लिए, फिर अगले दिन पॉलिटी के 2 क्वेश्चन लिख लिए, फिर एक दिन इकोनॉमी पे आपने 2 क्वेश्चन लिख लिए, ऐसे रिपीट करते रहो, तो आपके आंसर अच्छे हो जाएंगे। एक तरीका ये कर सकते हो फास्ट ट्रैक के लिए, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है उन्हीं के क्वेश्चन लिखना चालू कर दो 10 मार्क करके कल से ही। ठीक है, और उनको कल से ही लिखना चालू कर दो, वो तो आपकी बेसलाइन तैयारी, उसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा केवल आपको। बाकी आप 3-4 घंटे आप हिंदी इंग्लिश को दो, बाकी 2 घंटे आप किसको दोगे, सब्जेक्ट को दोगे। अगर आपने क्वालिटी 6 से 7 घंटे अगर आपने डेली बेसिस पे आज की तारीख से दे लिए, आपका सिलेक्शन अच्छे रैंक से हो जाएगा। इस अप्रोच के साथ आपको चलना है। एक चीज मैंने अभी कल बताया था। 1 मिनट, हाँ बताइए, बोलिए अभी सर कल रिजल्ट आया, वो कल रिजल्ट आपने भी देखा है, सबने देखा है। मोस्टली जो बच्चे यूपीएससी करके इधर आते हैं RS में, उनका सिलेक्शन रेशो ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इवन जो टॉप 10 रैंकर्स की बात करें ना, उनमें से तो यूपीएससी वाले बच्चे ही नहीं है। इवन हमारे बैच में भी यदि हम बात करें 2016 में, तो यूपीएससी वालों के साथ क्या होता है, जैसे श्रेयस सर की बात करो, हो सकता था इनकी रैंक और अच्छी होती यदि ये यूपीएससी की तैयारी नहीं करते तो, क्योंकि राजस्थान से टच हट जाता है यूपीएससी के कारण। यूपीएससी इंग्लिश मीडियम रैंक 4 है, विश्वजीत है, रैंक 4 है वो विश्वजीत सर, वो हमको पढ़ाते हैं साइकोलॉजी सर। तो वो इंग्लिश मीडियम में यूपीएससी करके आए हैं। अरे देखो, उनकी रैंक एक धोनी की एक चीज पता है, धोनी की क्या खासियत थी। धोनी की एक खासियत होती है, 2 चीजों पे फोकस, एक कहता है कि कंट्रोलेबल फैक्टर होता है, एक नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर होता है। तो अपन जो एक्सक्यूज जो भी बनाए एक्सपायर, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सही, आकलन तुम्हारा सही हो सकता है, पर उस आकलन का कोई वो नहीं है कि ये वो नहीं है इसका कि मतलब इससे कुछ लाभ आपको नहीं मिलने वाला। आप ये अपन इस एनालिसिस में लगे कि किसका सिलेक्शन हो रहा है, हिंदी मीडियम का हो रहा है या इंग्लिश मीडियम का हो रहा है। आज के समय में इतना क्रूशियल टाइम है कि हम वो वेस्ट नहीं कर सकते, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, सीधी सी बात। सर लास्ट ठीक है, मेरा एक तो एक क्वेश्चन और है, एक और की और है। मतलब अभी क्या, मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया, सीधा प्री वाला बैच ज्वाइन किया, प्री निकला, तो अब थोड़ा मेंस के लिए कैसे सब, मतलब कैसे लोगों से आगे निकला जाए, जो उन्होंने फाउंडेशन किया हुआ है उनसे कैसे आगे निकले।
देखो ऐसा मैंने आपको बताया 3 स्टेज आपकी, 3 आपको पॉइंटर स्ट्रेटेजी मैंने आपको पहले बता दी। हिंदी इंग्लिश तो ऐसी चीज है कि सबके लिए वो कॉमन है, तो 200 मार्क्स की। ठीक है, 200 मार्क्स में आप कितना टारगेट ले सकते हो, आप खुद टारगेट कितना अचीव कर सकते हो 200 में? मैं तो सर अपना टारगेट ठीक है, तो 110 120 मार्क्स आप बनाया उसमें हाँ 110 120 आप टारगेट लेके चलो। ठीक है, अब आप साइंस बैकग्राउंड से तो पेपर 2 पे फोकस कर लो। साइंस बैकग्राउंड अगर आप हाँ साइंस है साइंस से ना, भी तो हमें पेपर 2 साइंस के टॉपिक है, तो पेपर 2 पे भी आप 110 120 आपने मार्क सिक्योर करके चल लो, तो 240 तो आपके नंबर यहीं आ गए। अब 314 कट ऑफ के लिए आपको दोनों पेपर में एवरेज नंबर स्कोर करने हैं आपको, तो 2 पेपर आपको बहुत अच्छे करने हैं, 2 पेपर आपको मोर देन एवरेज करने हैं। 2 पेपर आपको बहुत अच्छे करने हैं और 2 पेपर आपको मोर देन, तो इस स्ट्रेटेजी पे एक तो फोकस किया जा सकता है। नंबर 1 ये तो हो गई पेपर वाइज स्ट्रेटेजी। नंबर 2 स्ट्रेटेजी क्या हो गई, जो मैंने बताई, हिंदी इंग्लिश छोटे टॉपिक छोटे सब्जेक्ट, और तीसरा मैंने आपको बताया हिंदी इंग्लिश जो आपने पढ़ा है ना प्री के लिए, मैं कह रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, आपको सब कुछ आता है। अब आपको स्पेक्ट्रम बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप सीधा उठो, आप ये लिखो आज ही, जैसे क्वेश्चन कुछ भी मन करे, 1857 क्रांति के क्या क्या कारण थे उसके, ठीक है, 1857 की क्रांति क्यों हुई, आप यहीं से चालू करो, इसके कारण आप लिखना चालू कर दो, किस तरीके से लिखना है। अब वो लिखने में जो मैंने 6 आयाम बताए कि भाई इंट्रो अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए, संरचना अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इस पे वर्क करना चालू कर दो। डेली बेसिस पे अपने आप को एनालिसिस करना चालू कर कि भाई मेरे इंट्रो अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे कंक्लूजन अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मेरा निष्कर्ष में अच्छा लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा, मेरा बॉडी पार्ट अच्छा लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ, या मैं इंग्लिश में पल्लव मतलब एलोब्रेशन अच्छा कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से डेली बेसिस पे उस पर इंप्रूवमेंट करो। तो ये 2 तरीके से आप इस पे जाकर फोकस कर सकते हो। और ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो फाउंडेशन जो करा हुआ है वो अच्छा होगा, या फिर किसी ने वो आपकी ये 2 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी अगर राइट डायरेक्शन में है और हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है और हमारी एनर्जी सही जगह चैनलाइज्ड है, तो ये 2 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट टू सिक्योर अ गुड रैंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सर हेलो सर एक जैसे हेलो, इकोनॉमी, जैसे अभी हम अब तक मैंने नहीं पढ़ी है, तो सर उसके लिए कोई शॉर्ट्स बताओ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, उसको इकोनॉमी को कैसे कवर करूँ। और एक सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ। इकोनॉमी आपने आर्थिक समीक्षा पढ़ी होगी, मैं तो बिना प्री में पढ़ के ही नहीं गए होंगे आप, मैं मान नहीं ही सर, नहीं सकता। प्री में पढ़ी थी इकोनॉमी सर। हाँ, तो प्री में जो पढ़ी वही आपकी आर्थिक समीक्षा, उसी से आप सारे आंसर लिख सकते हो। 70 नंबर की तो इकोनॉमी आती है, उसमें से 35-40 नंबर आपका राजस्थान ओरिएंटेड आ जाता है, 30 से 35 नंबर। ठीक है, और वही कीवर्ड्स का यूज करके आप भारत की इकोनॉमी में या अर्थशास्त्र में भी कुछ ना कुछ लिख के आ सकते हो। तो आप मोटा मोटा अगर अभी जो आपकी नॉलेज बेस है ना, उस पर आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकते हो। फैक्ट्स आपको रटे हुए होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने प्री निकाला है तो। मैं मान ही नहीं सकता आपने इकोनॉमी नहीं पढ़ी, तो पहला तो कथन ही आपका गलत है कि इकोनॉमी आपकी तैयार है नहीं। सर बेसिक इकोनॉमी नहीं पढ़ी है। नहीं, तो बेसिक इकोनॉमी में वही तो आपने चैप्टर पढ़े, पहला चैप्टर जीडीपी होगा, एक एग्रीकल्चर पढ़ा है आपने, सर्विस पढ़ी है, स्टेट पढ़ी है, तो उसमें जीडीपी आपने सकल घरेलू उत्पाद तो पढ़ा ही होगा ना, जी सर। कितना है क्या है, ये सब पढ़ा तो है ही ना ये सब। यही चीज आपको वहां पे आंसर राइटिंग में आप उसको फोकस करके कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, बेसिक के लिए कर सकते हो। 1-2-4 कोई किताबें आती है उसको फॉलो कर सकते हो, 1-2 दिन एक छोटी सी किताब आती है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसको, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से अगर जाना है, या मृणाल का फोकस कर सकते हो, मृणाल की जो बुक है या मृणाल के जो नोट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, उसको फोकस करके कीवर्ड्स आपके जो सिलेबस में दे रखे हैं उसको टिक कर करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मृणाल के नोट्स को आप वो कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। 1200 पेज की है सर वो। अरे पूरी नहीं पढ़नी यार, वो उसमें मतलब ऐसा है जैसे जो टॉपिक दे रखे हैं बस वही पढ़ो ना। जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को पढ़ लो, और वो बहुत वैसी बुक है, वर्कबुक टाइप है, पेजेस यूं ही खत्म हो जाते हैं उसके। 1200 सारे नहीं पढ़ने की कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिक बेसिक जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन आपने पढ़ लिया, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कितने होते हैं, मैन्युफैक्चर आइटम्स कितने होते हैं, कितना वेटेज है, परसेंटेज है, बस इतना। आईआईपी क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आईआईपी क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है, यही तो पूछते हैं क्वेश्चन। तो 5-6 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालिसिस करके आपको पता चल जाएगा। उसके और सर बाद इंग्लिश आप इम्प्रूव, उसको पढ़। इंग्लिश के लिए बताओ ना सर कुछ। यार इंग्लिश के लिए तो देखो वही है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें जैसे कंपोजिशन वाला जो पार्ट है उसके लिए तो आप क्या कर सकते हो, जैसे श्रुति लेख लिखना चालू कर दो डेली 10 मिनट में। श्रुति लेख होता था ना, जैसे हम क्या होता है इंग्लिश का कोई भी आर्टिकल उसको एज इट इज उतारना चालू कर दिया, तो आपकी जो शब्द शुद्धियां हैं वो खत्म होने लगेंगी। और उसमें से, और दूसरा अपनी
टेंस को इम्प्रूव करो, टेंसेस को इम्प्रूव करो। तो टेंसेस सबसे बेसिक बनाता है ग्रामर, तो उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। 2-2 2.5 घंटे में लोगों ने टेंसेस को समझा रखा है। कभी आपका मन नहीं करता तो टेंसेस को आप 2-3 घंटे एक बार देख लो, उसके बाद उस चीजों पे वर्क करना चालू करो। इंग्लिश हालांकि ऐसी चीज है जो ऐसे नहीं है कि आज मैंने बताया 10 दिन बाद आपकी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि लिटरेचर लैंग्वेज ऐसा पार्ट होता है जो धीरे धीरे मेहनत करने से इंप्रूव होता है। तो ये तो लिखने से और प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर मेरा एक डाउट है सर, इंडिया की एंशियंट और मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर, उसके कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे कवर करना है? यार उसमें तो वही 3-4 थीम्स हैं। जैसे एक तो आपकी रिलीजियस थीम हो गई, जैसे एंशियंट में बुद्धिज्म जैनिज्म हॉट टॉपिक है, तो बुद्धिज्म से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, जैनिज्म तो उसको अच्छे से पढ़ के जाओ। एक आप इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो वो भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पढ़ के जाओ। 2 थीम वो हो गई। तो 5-6 थीम आपने आइडेंटिफाई कर रख होती है, जो आप उसको पढ़ के चले जाओगे तो आपका मोटा मोटा एंशियंट और मिडिवल कवर हो जाएगा। मिडिवल में तो बहुत ज्यादा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, वो भक्ति और सूफी मूवमेंट आप पढ़ जाओ, बाकी बहुत ज्यादा टाइम उसमें देने की जरूरत नहीं है। भक्ति और सूफी मूवमेंट पढ़ के चले जाओ, उसमें आपका काम हो जाएगा। और एंशियंट में रिलीजियस थीम जो है उसको अच्छे से करके जाओ। दूसरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर और जो आपका कल्चर वाला पोर्शन है उसको थोड़ा अच्छे से करके जाओ। उसके कीवर्ड्स आप थोड़े से आपको करके जाने पड़ेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। सर मार्गदर्शन प्रोग्राम के बारे में बता दो सर एक बार थोड़ा। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मार्गदर्शन प्रोग्राम है ना, उसके बारे में बता दो थोड़ा सा एक बार। मार्गदर्शन प्रोग्राम बेसिकली कुछ ये नहीं है कि जैसे आप अपने बेसिस पे कोई भी टेस्ट सीरीज के आंसर्स आप लिख के भेज सकते हो और उसको हम चेक कर देंगे। मतलब बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, खुद का कंटेंट डेवलप नहीं कर रहे, या फिर ना हम खुद के क्वेश्चन सेटअप कर रहे हैं या पेपर सेटअप कर रहे हैं। आप कुछ भी पेपर आप कहीं से भी कोई भी टेस्ट सीरीज हो XYZ या फिर कहीं के क्वेश्चन हो, आप लिख के भेज दो, हम उसको इवेलुएट करके आपको रिवर्ट कर देंगे। तो ये है प्रोग्राम। सर कितने पेपर लिख सकते हैं 1 मंथ में? 1 मंथ में कितना ही लिख दो, उसमें तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। बाकी वो डिटेल्स तो आपको एडमिन ज्यादा बता पाएंगे। मोटा मोटा मैंने आपको क्रक्स दे दिया, थोड़ी सी डिटेल्स आप एडमिन पे एक बार एडमिन पे फिर रिप्लाई नहीं आया। नहीं, मैं कर लेंगे वो एडमिन पे कोई टेक्निक वो होगा तो वो कर लेंगे, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, है ना। हेलो हाँ हाँ, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। साइंस और टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखो एक अगर राजस्थान के स्पेसिफिक में बात करें तो बायोलॉजी इसके लिए इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों पार्ट को अच्छे से करके जाना है। प्रायोरिटी की अगर बात करूं साइंस में, जैसे एसिड बेस और सॉल्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षारीय वगैरह वाला जो पार्ट है ना, एसिड बेस सॉल्ट हो गया, कई सारी चीजें ऐसी हैं, तो उसमें अपन को प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स देखना पड़ेगा। तो साइंस है जो 4 पोर्शन में डिवाइडेड है, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। तो इसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसमें भी एप्लीकेशन वाले पार्ट आपको सबसे ज्यादा करना है। तो टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को आप अच्छे से करो। टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन आपने प्री के लिए जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे आप करके आ सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जैसे डिफेंस हो गया, स्पेस में हो गया, आपने ये चंद्रयान के बारे में पढ़ा होगा, ये सारी चीजें आपसे, एक तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया या बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया। बायोलॉजी बहुत अच्छे से करके जाओ। बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, एनसीईआरटी पढ़ के जाओ या फिर आरबीएससी की किताब करके जाओ। तो इससे आपका हो जाएगा बेसिक 9-10 की, 11-12 की नहीं कह रहा, 9-10 की, केवल 9-10 की टॉपिक उठाओ वहां से और सिलेबस देखो, आपको मिल जाएगा, वहां से करके चले जाओ। टाइम कम है, कैसे पढ़ पाएंगे आरबीएससी सर? अरे यार टाइम यार इतना कम भी नहीं है, मतलब ये तो देखो करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा कह दूं कि सब कुछ शॉर्टकट है ऐसा तो नहीं है। देखो मैं तो ये कहूंगा कि इजीली अवेलेबल करना ही पड़ेगा। अगर टाइम कम है तो फिर टाइम, कोचिंग के नोट कैसे कितने सही रहेंगे टाइम? देखो मैं कोचिंग के नोट्स मैंने फॉलो नहीं करे, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि कोचिंग के नोट्स पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर उसका टाइम कम है तो मतलब यू कैन फॉलो कोचिंग के नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोचिंग के नोट आपको अच्छे रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए होना बहुत जरूरी है। नाइन्थ और 10th में बुक में इतना सफिशिएंट नहीं दिया हुआ जितना जो रिक्वायरमेंट है। क्या क्या? 9th और 10th की जो बुक है एनसीईआरटी आरबीएससी की, उसमें साइंस का जो मटेरियल है वो सफिशिएंट नहीं लगता सर।
नहीं यार मेरे को तो सफिशिएंट लगा है सच क्या जैसे साइंस का तो सर मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, मैंने ना साइंस को शांति काल में बड़े आराम से तैयार किया था। मैं बताता हूँ साइंस के ना सर सारे सब्जेक्ट्स के आरबीएससी जैसे 12th की बुक है, 11th के बायो के कुछ टॉपिक तो उनमें से उठाने पड़ेंगे हमें। मैंने सारे नोट्स एनसीईआरटी और आरबीएससी से बनाए थे, साइंस के सारे टॉपिक मिलेंगे हमें, एक बार वो देखना पड़ेगा। उनकी एनसीईआरटी जैसे फिजिक्स का कोई टॉपिक है तो वो 9th 10th आरबीएससी में नहीं है, तो उसके लिए 11th 12th की फिजिक्स की एनसीईआरटी आरबीएससी देखनी पड़ेगी। वो मिल जाते हैं सर सारे, मैंने उसी से बना रखे हैं। जैसे कुछ है कीटनाशक उर्वरक, ये तो हमें किसी नोट से देखने पड़ेंगे टॉपिक है। देखो आप लोग हाँ एक चीज और समझो, आप एक अच्छे एलिट ग्रुप के है ना वो हो एक पार्ट, तो आप यदि एक दूसरे की आपस में भी वो करोगे ना तो आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा कुछ, है ना। सर एक मेरा तो क्वेश्चन ये है कि एक बार वो चीज आप रिपीट कर जिसमें दो जो जिसने जो अच्छा कर रखा है ना उसको आप शेयर भी किया करो। आप लोग अपने आंसर शेयर नहीं करते हो लिख लिख के, मतलब हम लोग बोलते रहते हैं। आज जूम सेशन में 100 के अराउंड पार्टिसिपेंट हैं। नॉर्मल जूम सेशन जो अभी 2 दिन पहले श्रेष्ठ सर ले रहे थे उसमें 30 भी पार्टिसिपेंट नहीं थे। ऐसा थोड़ी था कि रैंक आने के बाद ही आपको पार्टिसिपेट करना है। पॉइंट समझ रहे हो आप लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता तो हमारा भी फिर प्रोपोर्शनलिटली कम हो जाता है उन चीजों में, ठीक है। जैसे एथिक्स सुरेश का सर सेशन था, मेरा पॉलिटी का हेलो सेशन था, उनमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो पढ़ाई करके हाँ अब उतना हासिल नहीं होगा जितना आप वो 20% जो श्रेष्ठ सर बात कर रहे हैं ना उसको अप्लाई करने से काम चलेगा अभी इस दिनों में, ठीक है। सुरेश सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप एक बार उस चीज को रिपीट कर दो सर कि जिनका थोड़ा भी सिलेबस रह रहा है तो वो सिलेबस के साथ 10 नंबर वाले क्वेश्चन की कैसे आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे कुछ कर सकते हैं, वो चीज एक बार बता दो सर। ये मैंने ये कहा था कि देखो तीन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पिलर 1 क्या है आपका? पिलर 1 है हिंदी इंग्लिश, वो तो आपका 30 to 40% टाइम होना चाहिए, क्योंकि सर आपका यस सर 25% आपका सिलेबस का पार्ट है, लेकिन 25% से ज्यादा टाइम आपको देना है, 30 to 40% देना है, ठीक है। दूसरा सर आपको छोटे सब्जेक्ट्स का आपको लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन वो एक्सट्रीम रेक्टिफिकेशन से ही नंबर आएंगे। आप ये मान के चलो कि आपको जैसे ओनरशिप पता चल गई या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, तो आपको बस मुझे हाँ हाँ मुझे कंसेप्ट आता है तो नंबर नहीं आने वाले। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वो डेफिनेशन वर्बाटिम रटी होनी चाहिए। ट्रेडिंग और इक्विटी क्या होता है, फंड्स क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा तो यस 6 सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी हो गई। तीसरा आपका जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। अब इसमें क्या करो, जैसे हिस्ट्री में 2013 का पेपर उठा लिया आपने, ठीक है। आपने यस रैंडमली देखा 10 मार्कर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, आपने उसको अटेम्प्ट मार के देख लिया। वो आपकी नॉलेज आपके पास सेट जो है प्री के बेसिस में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप उसको दोबारा उस तरीके से पढ़ भी नहीं पाओगे, अभी इतना टाइम नहीं होगा कि हिस्ट्री आपने एकदम से रिपीट करके दोबारा पढ़ भी डाली, इतना टाइम तो अवेलेबल है भी नहीं। लेकिन जो आपकी लिमिटेड नॉलेज है आपके उस बेसिस पे कितना कर पा रहे हो, फिर आप क्या करो, डेली 2 क्वेश्चन आज हिस्ट्री के लिख लिए, अगले दिन 2 दिन पॉलिटी के लिख लिए, तीसरे दिन 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के लिख लिए, इस तरीके से उसको इवोल्यूशन लिखते जाओ। इसका तो उन क्वेश्चंस का सर ऐसे ग्रुप में सर आप क्वेश्चंस दे दो, हम डेली उस पे डाल दें, हम एक दूसरे के क्वेश्चंस देख लें, तो सर उससे भी थोड़ा फायदा हाँ मिल सर उससे सकता भी है। बहुत बेनिफिट हो जाता है सर कि एक दूसरे मतलब हाँ सर सोचने ऐसे का हमें तरीका थोड़ा कंपोजिशन वाले पार्ट में सर बहुत फायदा मिला सर। कंपोजिशन वाले पार्ट में डाले थे क्वेश्चन, तो सर इसमें एक दूसरे का तरीका ही पता चलता, नए नए एग्जांपल्स, फैक्ट, डाटा भी थोड़ा सर। ठीक है, हम क्वेश्चन डाल देंगे, लेकिन क्वेश्चन इतने आने चाहिए कि आप एटलीस्ट 20 मिनिमम पार्टिसिपेंट करें, तब तो मजा है उस खेल में। कि हम करते हैं फिर 2 आदमी लिखते हैं ना, तो वो जो जैसे रोहित सर बोलते हैं वो डिमोटिवेटिंग हो जाता है हमारे लिए। हम तो नहीं सर लिख जैसे देंगे, हम तो ऐसे कर लो ना, क्वेश्चन। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे 3-4 दिन एथिक्स के डाल दिए, फिर 3-4 दिन पर बैठ के ऐसे करके सर तुम्हारी हर हाँ सब्जेक्ट सर वाइज एथिक्स, पॉलिटी सर जिनमें सर अप्रोच चलती है सर, उन क्वेश्चंस को डाल दो। ठीक है, हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम डाल देंगे, लेकिन आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन आना चाहिए, तभी मजा है हाँ गेम हाँ सर। सर वो आप कंटिन्यू है ना। करना क्या कह रहे थे, आप वो बात कह रहे थे ना सर कि ट्यूशन उठा लिए और उनको करो। जैसे हिस्ट्री का आपने क्वेश्चन उठा लिया, आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन लिखा, तो जो आपकी लिमिटेड नॉलेज है ना, जो मतलब अभी की नॉलेज है, उस बेसिस पे आप आंसर राइटिंग करो। अब आंसर राइटिंग में इस तरीके से नहीं करनी, आपको एब्सोल्यूट वे में लिखना है। आपको ये लिखना है कि जैसे इंट्रो में कैसे लिख रहा हूँ, मेरा 20 शब्दों में इंट्रो आना चाहिए, है ना। उसके बाद आपने क्या क्या आयाम लिखने हैं, प्रेजेंटेशन में आपने कितना वर्क कर लिया, कंक्लूजन में आप क्या लिख रहे हो, या ये मेरा आंसर हो गया। आप डेली बेसिस पे एक दिन हिस्ट्री पकड़ लो, एक दिन पॉलिटी कर लो, एक दिन ज्योग्राफी कर लो, ऐसे रिपीट मोड में आप डेली बेसिस पे दो आंसर भी करते जाओगे, तो आपके आंसर राइटिंग बहुत तेजी से, मतलब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन पूरा सिलेबस को एक साथ कवर करते हुए एक इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करके चल सकते हैं। सर जैसे मेरा क्वेश्चन था, आईआर को कैसे तैयार करें? यार आईआर के मैंने एक बार देखा, आपने नोट्स डाले थे कि किस तरीके से कीवर्ड्स के खेल यूज करके कर सकते हैं आईआर, है सर ग्रुप इसका पे कुछ डाला भी था आइडिया नहीं लग रहा। सर एक बार और भेज देना।
ऑलरेडी ग्रुप पे आप लोग देखते ही नहीं हो, ग्रुप पे है वो ऑलरेडी। पर मैंने एक बार जूम सेशन में भी डिस्कस किया था, अभी मैं डिस्कस करने जाऊंगा तो बहुत है, तो कभी एक सेशन ले लेंगे आईआर का, तो उस पर डिस्कस कर लेंगे, है ना। मैंने एक बार जूम सेशन लिया है, उसमें आईआर डिस्कस किया था मैंने। सर उस समय मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, मैंने अभी ज्वाइन किया है इसे। अच्छा, ठीक है, तो विल शेयर दैट जूम सेशन, और एल्स वी मतलब आप एक बार मेंटरशिप कॉल कर लेना, एक बार अपन इंडिविजुअली भी कॉल कर लेंगे, तो उसमें भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। ओके। और सर इसको पढ़ना कहाँ से है? लाइक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे करंट बेस्ड है ये, तो इसकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए? थोड़ा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है। हाँ सर, और जैसे आईआर में अभी चीन के साथ है, जिनके साथ भी सारे मुद्दे तो इम्पोर्टेंट है नहीं, मतलब जो करंट में जैसे चल रहे हैं G20, इजराइल फिलिस्तीन, उन्हीं चीजों को पढ़ ले सम तो। अप कैसे कर सकते अच्छा, हैं? आप लोगों ने पढ़ लिया फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे इवॉल्व हुई है इंडिया की, वो पढ़ा हुआ है आपने, रटा हुआ है वो, पहले वो पार्ट कवर कर लिया आपने? फॉरेन पॉलिसी के क्या प्रिंसिपल्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तो स्टैटिक पार्ट है। सर ये पढ़ा नहीं है, इसका कोई सोर्स नहीं है जैसे मेरे पास, मैं ये कहना चाह रही थी, एक बार भी नहीं पढ़ा है। एनसीईआरटी है पॉलिटी की। हाँ, आप वही मैं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी पे आप डालोगे ना फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स एनसीईआरटी करके डालोगे, जस्ट कीवर्ड डाल के आप एनसीईआरटी एनआईओएस को डाल दोगे, तो आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। थोड़ा सा आप सर्च करोगे, मतलब हार्डली आपका 2 मिनट का काम है, केवल आपने डाला फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूशन, आप कुछ भी यूपीएससी डाल दो, बेस्ट तरीका तो है यूपीएससी डाल दो, एनसीईआरटी मत डालो। चलो, यूपीएससी डालते ही आपको सारी चीजें रेडीली, जैसे फॉरम आईएएस का कोई ब्लॉग खुल के आ जाएगा, विजन आईएएस का कुछ खुल जाएगा, या दृष्टि का कुछ खुल जाएगा, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर आ जाएगी। वो चीज आपने देख ली तो स्टैटिक वाला पहले आपने तैयार कर लिया ना, अब आपका स्टैटिक 60% आपका करंट का पार्ट बन जाएगा। इसराइल पैलेस्टीन के बीच में जो चल रहा है वो पार्ट केवल आपका 20% पार्ट बनेगा क्वेश्चन का, बाकी आपको तो वो हिस्टोरिकल जो उनके बीच में चीजें चली आ रही हैं वही चीज आप लिख के आओगे, सॉल्यूशन भी आप वही चीजें लिख के आओगे जो आप कह रहे हैं कि जैसे वॉर इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, ये तो आपको लिखना ही है। तो ये तो पहले भी था, 50 साल पहले भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, 50 साल बाद भी कोई आरएस दे रहा होगा उसके लिए भी प्रासंगिक रहेगा, आप समझ रहे हो। तो 60% तो आपको स्टैटिक से ही तैयार करना है। करंट अफेयर्स तो एक बहुत माइन्यूट पार्ट होगा जो कहीं ना कहीं आपके आंसर को एक कंटेंट का पार्ट बन के रहेगा। बेसिक्स तो आपके इसी से डेवलप होंगे, जो अपन स्टैटिक पोर्शन है आपके डेवलप। स्टैटिक के लिए आपका जैसे कीवर्ड डालो, उसके आगे यूपीएससी डाल दो, आपको कंटेंट मिल जाएगा। सर ये जो आप एवोल्यूशन वाला बता रहे हो ना, हाँ सर एवोल्यूशन जो हुआ है पॉलिसी का पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो ये तो हम स्पेक्ट्रम से भी कवर कर सकते हैं ना, जो उसके लास्ट में पेजेस दिए हुए। हाँ, वो कहीं से भी हो, वहां से भी कवर बिल्कुल कर सकते हैं। सर करंट के लिए विजन के वो कर सकते हैं क्या आईआर के लिए? करंट देखो, करंट से पहले आप प्री का आईआर के लिए बेसिक्स वाला तैयार कर लो 2-3 दिन, एक दिन एक को उस पे फोकस पे लेके कि आईआर मुझे कंप्लीट करना है, 2-3 दिन आपके जो स्टैटिक वाले पोर्शन है वो साले कवर कर लो। फिर 10 जनवरी के आसपास आपके सारे आईआर के डायमेंशन कवर हो जाएंगे, बेस का पेपर भी तैयार हो जाएगा 15 जनवरी के आसपास। तब तक आप जो भी एक मैगजीन उठाना लास्ट 1-2 मंथ की, और इंडेक्स से आप जो करंट इश्यूज है बस वो उठा लेना, तो उसमें आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। तो अभी करंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो तो बिल्डअप हो ही जा रहा है। मान लो दिसंबर में कोई इवेंट आ गया, उसके लिए हम एडिशनल मेहनत करते रहे, कोई तुक नहीं है। इससे बेटर है कि हम स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। और मैं वही कह रहा हूँ, स्टैटिक के फोकस अगर आप कर दोगे ना, अगर आपको स्टैटिक आता है तो करंट अफेयर्स का कोई ना कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने, अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है तो। आरपीएस से जो क्वेश्चन चेक करते हैं उसके मॉडल आंसर कुछ होते हैं चेक करने के? ये तो अब आरपीएससी जाने क्या आरपीएससी कैसे करती है, ये तो मुझे पता नहीं। कोई मॉडल रेफरेंस आंसर तो पक्के होते होंगे, कुछ ना कुछ एक वहाँ सर मेरे गांव का एक है, वो एएसओ है वहाँ पे आरपीएससी में। हाँ, तो वो ये बता रहा था कि जैसे उनके पास जो मॉडल आंसर बन के जाते हैं ना सर, कि वो आरबीएससी और एनसीईआरटी से ही जाते हैं सिर्फ। हाँ, कोई भी टॉपिक पहले प्रायोरिटी आरबीएससी को होती है और फिर एनसीईआरटी को सर। अगर आप साइंस के टॉपिक देखो ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये एज इट इज चैप्टर है आरबीएससी का, चैप्टर का नाम जो है ना उन्होंने वहीं से उठाया हुआ है। पबमेड के भी सारे चैप्टर वहीं से उठा रखे हैं सीधे, सारे आपके सीधे जो टॉपिक है, वो टॉपिक आपके उस नाम का एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर है। और वहीं से वो, अगर उसमें कुछ गलत भी दे रखा होगा ना, वो भी रट के चले जाओ। मैं तो एक उसके लिए बता रहा हूँ, मतलब जो वो मानता है वही सही है।
आपके लिए। आरबीएससी और एनसीईआरटी आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, अगर आपको निकालना है एग्जाम तो उसके बेसिस पे निकल सकता है, और उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, उल्टा ज्यादा मजा आता है। मैं तो कह रहा हूँ कोचिंग की नोट्स तो ज्यादा एंगेजिंग नहीं होती, उसको पढ़ने में इतना मजा नहीं आता। 2 पेज पढ़ोगे, 3 पेज पढ़ोगे, उसके बाद उसमें कोई लय नहीं होती, कोई फ्लो नहीं होता। एनसीईआरटी तो ऐसी चीज है, अगर आप 1-1.5 दिन में भी पढ़ोगे तो एक किताब पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी कोचिंग के नोट्स आप फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मतलब मेरी तरफ से, लेकिन वो फिर रट्टा आपका अच्छा होना चाहिए, रट्टाफिकेशन वाला पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रट्टाफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें मैंने डिस्कस करी वो भी इंपॉर्टेंट। हाँ हेलो सर, मेरा एक डाउट है कि जैसे मैंने ना इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन राजस्थान मैंने ना हिंदी में पढ़ रखा है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत है ना वो आर्ट एंड कल्चर में आ रही है कि चीजें कैसे कवर करें इंग्लिश में। वो मैंने हिंदी में पढ़ा था प्री के लिए। जैसे इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है आपने, वो तो इंग्लिश में पढ़ा होगा। यस सर। म्यूजिक, लिटरेचर, तो कीवर्ड्स तो सेम है। जैसे मेरे को याद है एक बार पूछा था राजस्थान फोर्ट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो दैट वाज आस्क्ड इन इंग्लिश, लेकिन मैंने वो इंग्लिश की सारी मुझे वो पता थी क्या क्या होती है, कैनोपीज क्या होती हैं, वो मतलब मैं कीवर्ड्स भूल रहा हूँ, वो सारे कीवर्ड्स में लिख के आ गया था इंग्लिश में। वो एज इट इज मुझे पता है, छतरीज क्या होती हैं, झरोकास क्या होते हैं, तो वो सब मैं लिख के आ गया, तो वो नंबर आ जाते हैं। मतलब अगर आपने वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ा हुआ है तो कीवर्ड्स तो वही आपके रिप्लेस कर सकते हो आप। हाँ जी बताइए। सर सिलेबस के पॉइंट वाइज जैसे शॉर्ट नोट्स बना के उनको रट्टाफिकेशन करे तो अच्छा रहेगा क्या? बहुत बहुत बढ़िया रहेगा, ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये तो अच्छी स्ट्रेटेजी है कि वो A4 शीट को फोल्ड करके और इस तरीके से नोट्स बनाने। अच्छा, नोट्स ऐसे होने चाहिए जो लास्ट मोमेंट पे भी आपको रिवीजन ऐसा हो कि 15 मिनट में आपकी सोशियोलॉजी हो गई, 20 मिनट में आपकी अकाउंटेंसी हो जाए, आप समझ रहे हो, इस तरीके से नोट्स बनने चाहिए। नोट्स वही अच्छे होंगे जो इस तरीके से 20-25 मिनट में आपके रिवाइज हो गए लास्ट मोमेंट में, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ आपको लिखने होंगे 2 दिन में, आपको रिवीजन करना बहुत मस्ट है। तो रिवीजन इसी तरीके से हो सकता है, अगर आपके नोट्स इस तरीके से बने हो, वहां पे उस समय आप बुक्स नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, बुक्स तो नहीं पढ़ पाओगे आप। हाँ सर, उन नोट्सों को 2 महीने उन्हीं को रटेंगे तो याद तो हो ही जाएंगे। हाँ उन्हीं को रट के चले जाओ। ओके। और किसी की कोई डाउट? चलो आई थिंक अब हम क्लोज करते हैं। सर नोट्स बनाए कैसे, एक बार बता दो तो। हाँ बनाए सर। क्या 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 नोट्स बनाए कैसे सर? जैसे अब आप पढ़ते पढ़ते मतलब क्या कैसे हाथ क्या आती शॉर्ट करते चले उसको क्या? नहीं, हाथ तो नहीं बनेंगे यार नोट्स, वो अच्छे नहीं बनेंगे, क्वालिटी वाले नोट्स नहीं बनेंगे। नोट्स तो आप ऐसा कर सकते हो, 1-2 बार अगर आपने पढ़ लिया उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में आप एक बार नोट्स बना सकते हो उसका बेसिक्स में। और नोट्स में भी वही चीजें लिखनी है जो चीजें आपको याद नहीं रहती, या फिर वो वैल्यू एडिशन में आपकी मदद है। पॉलिटी में आप हर चीज लिखने जाओगे जो आपको ऑलरेडी आ रही है, वो नोट्स बेकार है। वो चीजें लिखो जो आपको याद नहीं है, या फिर वैल्यू एडिशन में आपको बहुत मदद करेगी, जो चीजें आप रेगुलर वे में भूलते हो, आपको दिमाग में रहता है यार ये मेरे को याद नहीं रहती, तो यार ये चीज मैं लिख दूंगा। जैसे मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एज इट इज लिख लेता था, कि मैंने कहा यार ये चीज मैं ऐसी लाइन एज इट इज उतार के आ जाऊंगा, तो मेरे नोट्स तो वही थे। मैं आर्टिकल्स तो मुझे याद हो गए थे, मतलब मुझे इतना जरूरी नहीं लगा था कि आर्टिकल्स मेरे को, क्योंकि इतना तैयारी कर रहा था कि आर्टिकल्स तो याद थे ही, पर मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस तरीके से मैंने चीजें कर ली थी, ठीक है। तो वो मेरे नोट्स का पार्ट थे। मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा मेरे तरह नोट्स क्या थे जो मैं कर लेता था। किसी और के नोट्स उससे बेहतर भी हो सकते हैं, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो मैं शेयर कर लूंगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से मैंने नोट्स पेकिंग करी थी, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको। और मेरे शेयर करे हुए भी हैं, अब थोड़ा आप ढंग से और देख लोगे कि हाँ वो पहले भी शेयर किए हुए हैं मैंने, तो मैं शेयर कर दूंगा वो, है ना। ठीक है, थैंक यू। हेलो रोहित सर। रोहित सर, आई थिंक रोहित सर इज ठीक है सर, आई थिंक अब कंक्लूड करते हैं, और जो भी अपना एजेंडा है एमपीपी का और पीपी का उसको कल से कंटिन्यू करो सभी लोग, और जो भी अपनी पेंडेंसी है आपकी जो अभी तक नहीं लिखा है वो कंटिन्यू करो। और जो आज हमने डिस्कशन किया है ना इस पे, जो शॉर्ट नोट्स और जितने भी पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन दे देना सर एक एक। नहीं हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 25 के बाद में आप लोगों को ये कीवर्ड्स फैक्ट्स ये हम लोग भी लिखाया करें ना, तो ये हम लोग भी प्रोवाइड कराएंगे, तो थोड़ा आप भी उसमें पार्टिसिपेट करना सभी लोग, और ये अच्छा होगा लास्ट तक जाते जाते, ठीक है। 10 नंबर के लिए क्वेश्चन सर ग्रुप पे डाल दिया करो सर वो। ठीक है ना।
सजेशन सर मेंटरशिप के लिए मैसेज किया था मैंने एडमिन के पेज पर। क्या नाम है आपका? राखी। ठीक है राखी, एक बार और रिमाइंड करा देना, है ना? ओके कल सर। करते हैं, ठीक है? सर एक हिंदी इंग्लिश के कंपोजिशन पार्ट का एक क्वेश्चन डेली डाल देंगे तो अच्छा रहेगा सर, उसको क्या आप उसमें चेक भी कर लेंगे। वो भी डाल दो सर, डेली एक वो भी डाल दो। कंपोजिशन का एक रैंडम क्वेश्चन। हाँ सर, उसमें हमारा Yes, sir. इवैल्यूएशन डेली हाँ। बेसिस पे होता रहेगा ना, 4-5 बंदे भी लिखेंगे तो अलग हाँ अलग सर, हम माइंड एक सेट दूसरे का देख के ही कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है ना? बस वैसे हमने आप तो सर कंपाइल करके बनाया। एक पलवन डाल दिया, कभी एक थीम एलोबरेशन कुछ भी ऐसे डाल दिया करो सर, तो हमारा सर, उसी में एक आपस में लेटर होता डाल रहेगा। दिया सर किसी को। ठीक है ना? ये पेपर 2 वाले उसमें जो वो अपना बैच बने ना, उसमें करते हैं काम, है ना? क्योंकि अब वो साइलेंट हो गया है तो उसमें कर सकते हैं। हाँ, जो पुराना वाला सर पेपर 4 है ना अपना, वो साइलेंट हो रखा है सर। बिल्कुल हाँ सर, वो बिल्कुल। हाँ समझ गए पॉइंट, है ना? उसको करते हैं अपन। ठीक है, चलो ओके, ऑल द बेस्ट। सभी लोग करें इसको और कंटिन्यू करते हैं फिर कल से। ओके बाय बाय एवरीवन। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय श्रेष्ठ सर, बाय। पार्टी ड्यू बाय रही बाय आपकी। बाय। हाँ, ठीक। पार्टी